सो लेट्स स्टार्ट। हमने लास्ट टाइम यहाँ पे हमने रोका था कि व्हाट यू नीड इन योर FYP थीसिस बुक। ये वो हेडिंग्स हैं या वो चीज़ें हैं जो कि नॉर्मली एक आम थीसिस बुक में या थीसिस रिपोर्ट में आपको चाहिए होती है, जिस पर टेक्स्ट है, पैराग्राफ्स हैं, हेडिंग्स हैं, सब हेडिंग्स हैं, आइटमाइजेशंस हैं जिसमें आप लिस्ट में कोई चीज़ शो करते हैं, मैथमेटिकल इक्वेशंस है, फिगर्स हैं, टेबल्स और रेफरेंसेस। सो इन स्टेप बाय स्टेप हम इन सब चीज़ों को कवर करेंगे लेटेक में। जब भी आपको इनमें से किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो आपने वो ऑलरेडी कर लिया होगा, सो आप उसमें इजीली ऐड कर सकेंगे। सो जो डॉक्यूमेंट हमने चलाया था उसको हमने जो अप्रूवल वाला पेज था यहाँ तक हमने इसको सेट कर दिया था। उसके बाद है एब्स्ट्रैक्ट। सो ये अगेन ओवरलीफ में मैं यहाँ पे चेंजेस करता जाऊँगा। जो सोर्स वाला साइड है जो मेरे लेफ्ट पे है, और राइट साइड में उसका उसके रिजल्ट हम चेक कर रहे होंगे। आई होप आप सब ने ये पेजेस ओपन कर लिए। यस सर। ओके। सो एब्स्ट्रैक्ट में आपने अगेन अपने जो भी आपका FYP है जिस पे आप काम कर रहे हैं उसका एक एब्स्ट्रैक्ट आपने लिखना होता है। एब्स्ट्रैक्ट आपने ऑलरेडी TRW में देखा होगा कि व्हाट इज़ एब्स्ट्रैक्ट। सो यहाँ पे आपने वो एब्स्ट्रैक्ट लिखना है, यानी आपने जो प्रोजेक्ट की समरी है उसको एक समरी में बता रहा है 1.5 पेज या 1 पेज के अंदर अंदर के आपका पूरा प्रोजेक्ट है क्या, वो काम कैसे कर रहा है और उसकी कंक्लूजन्स क्या है। सो इस तरह की चीज़ें आपने सारी एक या 1.5 पेज में बतानी होती है, जो कि आपका एब्स्ट्रैक्ट कहलाता है। सो यहाँ पे फिलहाल जो सैम्पल टेक्स्ट लिखा हुआ है ये मैंने वैसे सिंपल सैम्पल के तौर पे ऐड किया हुआ है। आप यहाँ पे अपना एब्स्ट्रैक्ट लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल लिख रहा हूँ राइट योर एब्स्ट्रैक्ट हियर। तो यहाँ पे आप जो भी चीज़ लिखेंगे वो वहाँ पे आता जाएगा। सो कंपाइल करेंगे आप, यहाँ पे अब आप एब्स्ट्रैक्ट में जाएंगे तो ये देखें पहले वो टेक्स्ट नज़र आ रहा था, अभी आ रहा है राइट योर ऑन एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म। तो यहाँ पे कोई फॉर्मेटिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल अपना टेक्स्ट ऐड करेंगे वो यहाँ पे राइट होता जाएगा। उसके बाद है डेडिकेशन का पेज। अगेन डेडिकेशन में जैसे सैम्पल में यहाँ लिखा हुआ आई डेडिकेट दिस थीसिस टू माय सुपरवाइजर एंड सो ऑन। सो अगेन डेडिकेशन आपकी मर्जी है, आप किसको डेडिकेट करना चाहते हैं, किसको नहीं करना चाहते हैं, इट्स अप टू यू। सिंपल यहाँ पे आपने स्टेटमेंट डालनी है डेडिकेशन वाली, वो बेसिक पैराग्राफ के फॉर्म में डाल दें, एक लाइन में डाल दें, इट्स टोटली अप टू यू। सो सिंपल यहाँ पे भी आपने टेक्स्ट ऐड करना है, जो भी आप टेक्स्ट यहाँ पे ऐड करेंगे वो यहाँ पे रेप्लिकेट हो जाएगा PDF फॉर्म में। उसके बाद है एक्नॉलेजमेंट। अगेन जैसे डेडिकेशन का वो है, यहाँ पे अगेन आपकी मर्जी है, आपने अपनी मर्जी से स्टेटमेंट डालना है कि आप किसको एक्नॉलेज कर रहे हैं, किसको नहीं कर रहे हैं। सो अगेन एक पैराग्राफ आएगा या पूरा पेज आप लिखना चाह रहे हैं, हाफ पेज लिखना चाह रहे हैं, एज इट इज़ आप स्टेटमेंट डाल दें, वो वहाँ पे कॉपी होता जाएगा। उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट्स है, लिस्ट ऑफ फिगर्स हैं, ये वही आपके फॉर्मेट का पार्ट है, इसको आपने नहीं छेड़ना। जो आगे आप टेबल्स यूज़ करेंगे या फिगर्स यूज़ करेंगे या उसमें टेबल ऑफ कंटेंट्स जो भी हैं वो सारे खुद ब खुद अपडेट होते जाएंगे। सो इनको आपने फिलहाल नहीं छेड़ना, ये पार्ट है इस फॉर्मेट का। उसके बाद आते हैं चैप्टर इंट्रोडक्शन। यहाँ से आपका प्रॉपर थीसिस स्टार्ट हो जाता है, जहाँ से आपकी चैप्टरिंग स्टार्ट हो जाती है। जो पहला चैप्टर होगा वो इंट्रोडक्शन का होगा। यहाँ पे एक चीज़ नोट करें कि आप जो भी चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चाहे वो इंट्रोडक्शन का हो, लिटरेचर रिव्यू का हो, कोई भी चैप्टर हो, तो हर चैप्टर के जो शुरू वाले 3-4 लाइंस होती हैं वो इटसेल्फ उस इंट्रोडक्शन उस चैप्टर की इंट्रोडक्शन होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा यहाँ पे लिखा भी है, फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ एवरी न्यू चैप्टर शुड बी अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ दैट चैप्टर। जो भी आप चैप्टर लिखना चाह रहे हैं उसी का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपने पहले 2-3 लाइंस में देनी होती है कि ये चैप्टर या इस चैप्टर में हम क्या चीज़ लिखने जा रहे हैं। सो हर चैप्टर के जो शुरू में 2-3 लाइंस होती हैं या जो एक पैराग्राफ होता है छोटा सा, वो उस चैप्टर का अपना इंट्रोडक्शन होना चाहिए, ठीक है। सो ये आप लिखेंगे। उसके बाद ये साइड पे बाद में आते हैं क्योंकि अब रेफरेंसिंग हम आखिर में करेंगे। सो सबसे पहली जो चीज़ है, अगर मैं स्लाइड्स पे जाऊँ, कमेंट्स का यहाँ पे मैंने नहीं दिया हुआ। सो सबसे पहले आपने इस लेटेक में अगर कुछ कमेंट्स वगैरह ऐड करने हैं, यानी फॉर एग्जांपल आपने कोई कोड चला लिया, उसको आप अपने डॉक्यूमेंट में शो नहीं करना चाहते हैं, तो उस चीज़ के लिए हम जैसे हम प्रोग्रामिंग में कमेंट्स करते हैं या मैटलैब में हम % डाल देते थे, तो वो चीज़ कमेंट बन जाती थी, वो फिर उस सॉफ्टवेयर के लिए एज अ कमेंट रीड होता था, वो एज अ
कोड या एज ए सिंटेक्स रीड नहीं होता था। तो एग्जैक्टली यहाँ पे भी इस तरह की चीज़ें हैं जिसको हम कमेंट और अनकमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मल्टीपल लाइंस को अगर आपने कमेंट करना है, यानी 2 3 4 लाइंस को, मोर देन 1 लाइंस, उनको अगर आपने कमेंट करना है तो आप एक पैकेज ऊपर यूज़ करेंगे कमेंट के नाम से। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने पैकेज यूज़ किया, ये देखिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। सबसे पहले आप ये पैकेज यूज़ करेंगे अपने उस डॉक्यूमेंट में कि अब ये जो पैकेज है ये कमेंट वाला काम आपके लिए परफॉर्म करेगा। उसके बाद नीचे जो आप सिंटेक्स यूज़ करेंगे वो आप किस तरह से यूज़ करेंगे, आप दो बिगिन कमेंट करेंगे और एंड कमेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहां से बिगिन किया है कमेंट, इसके नीचे मैं लिखूंगा एंड कमेंट। ये अपने ब्रैकेट्स में लिखूंगा। अब ये बिगिन और एंड के बीच में आप जो भी चीज लिखेंगे वो कमेंट बन जाएगी, ठीक है। उसकी वो फिर एज अ सिंटेक्स रीड नहीं होगा, वो एज अ कमेंट रीड होगा। सो आपने अभी बीच में जो भी चीज लिखनी है वो वहां पे आपको नजर नहीं आएगी, वो सिंपल एज अ कमेंट रीड हो रहा है। तो ये पहली वो है कि आपने अगर कोई कमेंट लिखना हो या इस तरह की कोई चीजें लिखनी हो तो आप एंड और बिगिन कमेंट्स के साथ करेंगे, उससे पहले आप ऊपर पैकेज यूज करेंगे। बट अगर आपने सिंपल एक ही लाइन को कमेंट करना हो तो वो हम सिंपल परसेंट लाइन से या परसेंट सिंबल से हम उसको कमेंट कर सकते हैं। ये देखिए मैंने परसेंट साइन लगा दिया, वो ब्लू कलर में चेंज हो गया। तो सिंगल लाइन को कमेंट करने के लिए आप परसेंट साइन डाल देते हैं उसके आगे। अगर आपने मल्टीपल लाइंस को कमेंट करना है तो आप ऊपर पैकेज यूज करेंगे कमेंट का, नीचे आप एंड बिगिन और एंड कमेंट के बीच में जो भी चीज आप लिखेंगे वो कमेंट बनती जाएगी, ठीक है। सो ये कमेंट की कहानी है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं बाकी जो फॉर्मेटिंग वगैरह है उसकी तरफ। तो सबसे पहले टेक्स्ट में आपने जो फॉर्मेटिंग करनी होती है, फॉर एग्जांपल टेक्स्ट का साइज कभी आप ज़्यादा कम कर रहे होंगे, कोई वर्ड वगैरह है उसका आपने साइज कम करना है, उसके लिए हम क्या करते हैं। तो सबसे पहले उस पर आते हैं कि ये टेक्स्ट साइज फॉर्मेट है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप लिखेंगे स्मॉल टेक्स्ट, मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, ये जो ग्रीन लाइन में यहाँ पे जो ग्रीन कलर में शो की ये सारे कमेंट्स हैं एज इट, सॉरी कमांड्स हैं एज इट इज। तो मैं इनको यहाँ से डायरेक्ट कॉपी भी कर सकता हूँ। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ, कोई भी मैं वर्ड लिख देता हूँ, थीसिस। ये स्मॉल, इसके सामने मैंने यूज किया है स्मॉल, तो इट मींस ये जो थीसिस लिखा जाएगा इट विल बी स्मॉल। लेट्स सी, इसको चेक करते हैं कि किस तरह से स्मॉल है। तो ये इंट्रोडक्शन के चैप्टर में है, मुझे वहां जाना पड़ेगा। ये इसके बाद देखें आपको थीसिस लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो ये मैंने स्मॉल किया हुआ है। अगर मैंने इसको थोड़ा सा लार्ज करना है तो यहाँ पे सिंटेक्स कैसे चेंज होगा, आप उसको लार्ज कर देंगे, ठीक है। ये देखिए लार्ज लिखा हुआ है, सिंपल आप लार्ज लिखेंगे तो इसका साइज बढ़ जाएगा। लेट्स सी, स्मॉल की जगह इसको लार्ज कर देते हैं, दोबारा रिकम्पाइल करें। ये देखें दिस इज कवर्ड लार्ज हो चुका है, ठीक है। आपने इससे भी इसको लार्ज करना है मैक्सिमम और उस पे ले जाना है तो आप कैपिटल एल के साथ लिखेंगे तो ये इससे भी ज्यादा लार्ज हो जाएगा, ठीक है। सो स्मॉल एल के साथ आप लिखेंगे इसका कोई और साइज है, आप कैपिटल एल के साथ लार्ज लिखेंगे इसका कुछ और साइज है। लेट्स से मैं आखिरी उस पे ले जाता हूँ ह्यूज के नाम से, ठीक है। आप ये सारे सिंटेक्स में खुद ही टेस्ट कर सकते हैं। लेट्स से मैं इसको ह्यूज करता हूँ, देखिए एक ह्यूज है स्मॉल एच के साथ, एक है कैपिटल एच के साथ। सो लेट्स टेस्ट इट के ह्यूज पे ये क्या रिस्पॉन्स देता है जो कैपिटल एच के साथ है। ये आप देखें ह्यूज के नाम से जो मैंने कमांड यूज किया है, जो वो यूज किया है, ये कुछ इस तरह से नजर आ रहा है। सो ये 4 5 6 डिफरेंट कमांड्स हैं जो कि आपको किसी भी टेक्स्ट का साइज आप उससे एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं अंडरलाइन टेक्स्ट पे। अगर आपने किसी खास सेंटेंस को या किसी खास वर्ड को आपने अंडरलाइन करना है तो आप ये सिंटेक्स यूज कर सकते हैं, स्लैश अंडरलाइन टेक्स्ट। टेक्स्ट का मतलब यहाँ पे आप कोई भी टेक्स्ट उसके साथ यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको अब ये इसको रहने देते हैं, इसको कमेंट कर दें। सो अंडरलाइन टेक्स्ट के साथ टेक्स्ट में मैं कोई वर्ड लिख देता हूँ, अगेन लेट्स से थीसिस। सो इसको आप रिकम्पाइल करें।
यहाँ पे आप दो चीज़ें नोट करेंगे, एक तो जो मैंने परसेंट साइन डाल दिया देखें वो कमेंट हो गया, अब उसका रिजल्ट यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा क्योंकि वो अब एज ए कमेंट रीड हो रहा है। दूसरा मैंने अंडरलाइन उसके अंदर थीसिस लिख दिया, तो ये देखें जो थीसिस का वर्ड है वो अंडरलाइन हो चुका है। सो इन ब्रैकेट्स के अंदर आप जो भी चीज़ लिखेंगे, जो भी वर्ड लिखेंगे, सेंटेंस लिखेंगे, वो अंडरलाइन हो जाएगा, ठीक है। तो इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ योर फॉर्मेट, आप यूज़ कर सकते हैं इसको। इसको कमेंट कर देते हैं। नेक्स्ट है एम्फेसिस, EMPH स्टैंड्स फॉर एम्फेसिस। अगर आप एक स्पेसिफिक वर्ड पे एम्फेसाइज करना चाहते हैं या उसको फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस आप लिख रहे हैं, उसमें एक खास स्पेसिफिक वर्ड है जिस पे आपका जो 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 राइटर है वो एम्फेसिस करता है, एम्फेसाइज करता है, तो उसके लिए हम एक कमांड यूज़ कर सकते हैं EMPH के नाम से। सो अगेन आप यहाँ पे टेक्स्ट लिख दें, लेट्स से थीसिस के नाम से। सो एम्फेसाइज का मतलब अब ये जो वर्ड होगा ये बाकियों से थोड़ा सा अलग होगा, ताकि इस पे जो रीडर है वो थोड़ा सा देख ले कि इस वर्ड पे एम्फेसिस है राइटर का। ये देखें थीसिस जो है वो इटैलिक हो चुका है, ठीक है। अब इसके आगे पीछे अगर आप कुछ लिखेंगे, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ द वर्ड दिस इज फॉर एग्जांपल वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसको जब मैं कंपाइल करूंगा तो यहाँ पे जो थीसिस का वर्ड है वो एम्फेसाइज्ड हुआ होगा, बाकी जो सेंटेंस है वो एज इट इज नजर आएगा। कंपाइल करें इसको। सो ये देखें द वर्ड थीसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आप थीसिस को देखें, इसको हमने एम्फेसाइज किया हुआ है। सो इस तरह से आप एक सेंटेंस के बीच में कोई खास वर्ड अगर आपने एम्फेसिस करना है, एम्फेसाइज करना है, सो उसको आप इस तरह से टैकल कर सकते हैं। उसके अलावा एक और कमांड है टेक्स्ट BF के नाम से, जो कि टेक्स्ट बोल्ड फॉन्ट के नाम से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अगेन अगर आपने अपनी सेंटेंस में, अपनी थीसिस में कोई ख़ास वर्ड को अपने बोल्ड करना है, उसको बोल्ड करके शो करना है, तो उसके लिए आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे एम्फेसिस की जगह मैं यूज़ कर लेता हूँ। लेट्स इसको कमेंट करते हैं। वो थीसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सेंटेंस है, इसमें थीसिस को आप देखेंगे कि वो बोल्ड हुआ होगा। सो बोल्ड फॉन्ट के नाम से इसको हम ये देखें थीसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो थीसिस का जो वर्ड है वो बोल्ड हो चुका है। सो ये चार पांच जो मैंने चीज़ें बताई हैं कि आपने अपना टेक्स्ट को फॉर्मेट कैसे करना है, यानी उसका साइज है, उसको अंडरलाइन करना है, उसको बोल्ड करना है, उसको इटैलिक बनाना है, एम्फेसाइज देना है। सो ये वो चीज़ें जो कि आप एक नॉर्मल टेक्स्ट में या एक नॉर्मल पैराग्राफ में या एक सेंटेंस में आप यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप यहाँ तक आप मेरे साथ हैं। जी सर। यस सर। कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ लें। सर अगर हमने ये मल्टीपल कमांड्स यूज करनी, फॉर एग्जांपल मैंने टेक्स्ट को लार्ज भी करना है और बोल्ड भी करना है, फिर कैसे करेंगे? आप सबको एक साथ भी यूज कर सकते हैं। एक सेकंड, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट वगैरह तो नहीं आ कुछ स्टूडेंट्स को मसला हो रहा है ज्वाइनिंग में, अगर आप लिंक शेयर कर दें। एक सेकंड, उनको क्यों मसला हो रहा है? सर ये नई नई क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। ये आप वाली ज्वाइन नहीं कर रहे, न्यू मीटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। वो नहीं कर रहे हैं। अगर आप में से कोई स्टूडेंट उनको गाइड करें कि किस तरह से ज्वाइन करना है, क्योंकि अभी जो मेरे पास स्टूडेंट्स आ रहे हैं मैंने किसी को भी नहीं बताया कि आपने किस तरह से ज्वाइन करना है। तो वो मैसेज या नोटिफिकेशन है खुद चली जाती है वहाँ पे उनके पास। सिर्फ राना वगैरह अगर आप मुझे कोई इनको समझा दें कि आपने किस तरह से ज्वाइन करना है। ठीक है। थैंक यू। अच्छा, सो आपका जो आपकी जो क्यूरी थी, फॉर एग्जांपल ये थीसिस है, इसको मैं ह्यूज भी करना चाह रहा हूँ। तो मैं लिखूंगा ह्यूज। राना अगर आप देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि थीसिस जो है ना वो ह्यूज भी हो गया
और वो बोल्ड भी है, ठीक है। तो इस तरह से हम पैरेलल में मल्टीपल कमांड्स को चला सकते हैं। यस सर, ठीक है। ओके, सो इसके बाद नेक्स्ट है स्पेशल कैरेक्टर्स। यानी आपने अगर कोई सेंटेंस लिखना है, कोई पैराग्राफ में कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स आपने डालने हैं, जैसे परसेंट साइन है, हैश साइन है, ये एंड का सिंबल है, इसी तरह से डिग्री सेंटीग्रेड के कुछ सिंबल्स वगैरह है टेम्परेचर्स में जो आप यूज़ करते हैं। तो इस तरह के सिंबल्स आपने किस तरह से ऐड करने हैं। सो यहाँ पे मेरे पास 3-4 एग्जांपल्स हैं। आप बाकी जो सिंबल्स हैं वो भी आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल ये परसेंट साइन डालने के लिए मैं डबल डॉलर साइंस लिखूंगा और स्लैश के साथ परसेंट लिखूंगा। लेट्स सी, इसको टेस्ट करते हैं। मैं इसके साथ लिख देता हूँ सिंबल। सिंबल के आगे मैंने डबल डॉलर साइन है, फिर बैक स्लैश है, और फिर जो भी सिंबल आप यूज करेंगे वो आप लिखेंगे। सो इसको आप प्रीकम्पाइल करें तो सिंपल आप टेक्स्ट में परसेंट साइन नहीं डाल सकते, ठीक है। ये देखें सिंबल आ रहा है इसके साथ। सो सिंपल टेक्स्ट में आप इस तरह के सिंबल्स नहीं डाल सकते, एंड वगैरह के सिंबल्स, तो वो आपको फिर जो लेटेक है वो एरर देगा। जो भी आपने सिंबल ऐड करना हो तो वो आप डबल डॉलर साइंस में एंटर करेंगे। इसी तरह से जो स्टेरिक का वो है, फॉर एग्जांपल जो डिग्री सेंटीग्रेड है, उसके लिए अगर मैं सिंबल यूज कर रहा हूँ तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, तो ये सिंबल आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं सिंबल सी के साथ आ गया, ठीक है। यहाँ पे चले वो मैं बाद में बता दूँ। ये दोनों देखें हमने, यहाँ पे तो मैंने अलग अलग लाइंस में इनको कोड किया है, लेकिन यहाँ पे एक ही लाइन में नजर आ रहा है, ठीक है। सो वो जब हम पैराग्राफ्स पे अभी आएंगे तो वहाँ पे हमें ये चीज़ समझ आ जाएगी। बहरहाल अगर आपने इसको नीचे लेके जाना है तो आप यहाँ पे डबल बैक स्लैश देंगे तो ये नई लाइन पे चला जाएगा, ठीक है। वो हमने पिछले उसमें भी शायद डिस्कस किया था। तो डबल स्लैशेस जब आप किसी भी कमांड के सामने एंटर करेंगे तो वो अगला जो कमांड है वो नेक्स्ट लाइन पे फिर शो करेगा। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने डबल स्लैश डाल दिया, अब जो ये डिग्री सेंटीग्रेड का सिंबल है वो नेक्स्ट लाइन पे शो होगा। सो ये देखें वो नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट हो चुका है। इसी तरह से एक और सिंबल जो कि यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया, फॉर एग्जांपल मैं डाल देता हूँ डबल डॉलर साइन स्लैश थीटा। थीटा को शायद हम वैसे भी कर सकते हैं, लेट्स ट्राई इट। यहाँ पे आप देख सकते हैं वो थीटा आ गया, ठीक है। इसी तरह से गैमा के लिए आप लिखेंगे GAMMA, इसी तरह से अल्फा के लिए आप लिखेंगे /ALPHA। सो बाकी जितने भी सिंबल्स हैं वो आपको, अब यहाँ पे सिर्फ आपको मेथड पता चल गया कि आपने सिंबल ऐड कैसे करना है। अब जिस सिंबल के लिए आपको कमांड चाहिए या उसकी स्पेलिंग्स वगैरह जो सिंटेक्स आपको चाहिए, आप सिंपल गूगल करेंगे कि फलाना सिंबल इन लेटेक, तो डायरेक्टली आपको वो कोड जो सिंटेक्स है वो आपको बता देगा। सो इस तरह से आप कोई भी सिंटेक्स, कोई भी सिंबल वगैरह, कोई स्टेटमेंट, कोई पैराग्राफ में आपने ऐड करना है तो आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं। सो ये स्पेशल कैरेक्टर्स का हो गया कि आपने स्पेशल कैरेक्टर्स कैसे ऐड करने हैं। बीच में अगर किसी का कोई क्वेश्चन होता है तो वो मुझे बीच में इंटरप्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप किसी भी टाइम क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो आई होप, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप मेरे साथ साथ चल रहे हैं और आप वहाँ पे परफॉर्म भी करते जा रहे हैं। जी कोई क्वेश्चन है? कि अगर इक्वेशन डालनी है तो वो भी इसी तरह डॉलर के साइन के अंदर डालेंगे या तो सिंपल ही यहाँ पे? आई एम सॉरी काबिशा, आपकी आवाज कट रही है। सर मैं कह रही हूँ कि इक्वेशन अगर हमें डालनी है तो वही इसी सिंटेक्स नहीं, इक्वेशन पे हम बाद में आ रहे हैं, इक्वेशंस पे हम बाद में आ रहे हैं, उसके लिए अलग से सिंटेक्स है। इक्वेशंस पे हम अभी आ रहे हैं, ठीक है, फिलहाल नहीं। सर ये टेक्स्ट साइज हमारे पास जो लार्ज, ह्यूज, यही होते हैं या हम अपना कस्टम भी रख सकते हैं?
नॉर्मली जब आप लिखेंगे तो वो नॉर्मली जब आप लिखेंगे तो वो नॉर्मल टेक्स्ट जो कि मेरे ख्याल से आई थिंक हमने सेट किया हुआ है 12 साइज हमने इसका सेट किया हुआ है, तो वो उसमें शो होगा। जो हेडिंग है वो नॉर्मली इसको 14 में शो करता है, उसको बोल्ड शो करता है, क्योंकि वो उसके फिर अंदर लाइब्रेरीज बनी हुई है कि हेडिंग जब आपने लिख दिया तो इट मींस अभी जो टेक्स्ट होगा वो हेडिंग होगा। तो वो बाय डिफॉल्ट उस तरह से है, लेकिन यहाँ पे आप उसको यहाँ से इस तरह से वो कह रहे हैं। अच्छा, अब आप जो कह रहे हैं आई थिंक आप ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर इसको हम नंबर्स में बता दें तो वो फिर किस तरह से होगा। तो वो अगर आप इसी सिंटेक्स में देखें जो मैंने आपको ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको फॉर एग्जांपल ये जो लिखा हुआ है 12 पीटी जो लिखा हुआ है, सो ये उस साइज को मेंशन करता है जो मैंने कहा था कि बाय तरह से है। हो सकता है इस तरह का कोई कमेंट हो, कोई सिंटेक्स हो कि आपने टेक्स्ट को वहीं पे स्पेसिफाई करना है कि इतने साइज का हो। यहाँ पे कम वर्ड में बता रहे हैं कि ह्यूज है, स्मॉल है, वगैरह वगैरह। वहाँ पे शायद आप उसको फिर डिजिट के फॉर्म में बता रहे हो कि इसका साइज क्या होना चाहिए, बट आई एम नॉट श्योर, मैंने अभी तक यूज नहीं किया इस तरह से। अगर आप खुद इसको सर्च कर सकते हैं, सो मे बी यू कैन फाइंड दैट। सो नेक्स्ट है पैराग्राफ्स या स्पेसेस। हम पैराग्राफ्स को किस तरह से डिफाइन करेंगे या स्पेसेस वगैरह को हम किस तरह से इनिशिएट करेंगे या इम्प्लीमेंट करेंगे। सो सबसे पहला जो कमांड है इंसर्टिंग डबल स्लैश एट द एंड ऑफ द टेक्स्ट विल गो टू नेक्स्ट लाइन। तो अभी जो हमने यूज़ किया था कि किसी भी टेक्स्ट के एंड में अगर आप डबल स्लैश डालेंगे तो उसके बाद जो टेक्स्ट आप ऐड करेंगे वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। दूसरा मेथड है लिविंग एन एम्प्टी लाइन मीन्स न्यू पैराग्राफ। आप दो लाइंस के बीच में एक लाइन एम्प्टी अगर छोड़ देंगे तो वो एक नया पैराग्राफ डिफाइन कर देगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अब इस पूरे टेक्स्ट को मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखें फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ एवरी दिस दिस दिस, इसके बाद मैंने एक लाइन स्पेस फॉर मैं नहीं छोड़ता। फॉर एग्जांपल मैं इसको एज इट इज रन कर देता हूँ। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने इंटर तो प्रेस किया हुआ है, लेकिन वहाँ पे मुझे एक ही पैराग्राफ नजर आ रहा है। ठीक है, तो उस स्टेटमेंट का मतलब ये था जो स्लाइड में आपको नजर आ रहा है कि लिविंग एन एम्प्टी लाइन मींस न्यू पैराग्राफ। तो इन दो के बीच में अगर एक मैं लाइन एम्प्टी छोड़ दूं, यानी मैं इंटर कर दूं अब ये लाइन मैं एम्प्टी छोड़ रहा हूँ, इट मीन्स अब ये एक नया पैराग्राफ डिफाइन हो रहा है। अब मैं इसको दोबारा रिकम्पाइल करता हूँ। अब आप चेक कर सकते हैं कि वो 1 के बाद जो मैंने एम्प्टी लाइन छोड़ दी है वो देखें यहाँ पे एक नया पैराग्राफ बन रहा है। तो एक तो ये तरीका है। एक वो था कि हम इसके बाद डबल स्लैश डाल दें। ठीक है, मैं यहाँ पे डबल स्लैश डाल देता हूँ। इसको भी हमने चेक किया था कि वो एक नया पैराग्राफ बन रहा है। बट यहाँ पे आप एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं कि डबल लाइन जब मैंने डबल स्लैश इंटर कर ये नया पैराग्राफ तो बन गया, लेकिन उसमें आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो सेंटेंस स्टार्ट हुआ है वो उसी लाइन से, यानी उसी इंडेंट लाइन से स्टार्ट हुआ है जहाँ से वो चैप्टर और ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है वहाँ से ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, लेकिन जो मैंने एम्प्टी लाइन छोड़ दिया था तो इसको उसने थोड़ा सा टैप करके आगे से स्टार्ट किया हुआ था। ये इसमें दो में डिफरेंस है। अब आपकी मर्जी, नॉर्मली हम एम्प्टी स्पेस छोड़ते हैं अगर आपने नया पैराग्राफ स्टार्ट करना हो, ताकि उससे पता चले कि पैराग्राफ नया स्टार्ट हो रहा है। बट अगर आपने सिर्फ लाइंस में ब्रेक्स देना हो, एक ही पैराग्राफ चल रहा है, सिर्फ आपने लाइंस में ब्रेक देनी है, तो आप फिर डबल स्लैश यूज करेंगे, यानी नई लाइन पे शिफ्ट करने के लिए। तो ये दो डिफरेंट मेथड्स हैं जो कि आप वो कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है स्पेसेस बिटवीन वर्ड्स। ये ऑलरेडी हम यूज कर चुके हैं। एक सिंटेक्स है एच स्पेस के नाम से। फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ। मैं फॉर एग्जांपल फर्स्ट और पैराग्राफ के बीच में मैं यहाँ पे ये सेंटेंस डाल देता हूँ। सो एच स्पेस स्टैंड्स फॉर हॉरिजॉन्टल स्पेस। एच स्टैंड्स फॉर हॉरिजॉन्टल स्पेस। सो फर्स्ट और इसके बीच में जो बाकी जो लाइन, इनके बीच में आप कितनी स्पेस प्रोवाइड करना चाहते हैं। ठीक है, नॉर्मली तो बाय डिफॉल्ट वही स्पेस है जो आपको नजर आ रहा है, बट यहाँ पे अगर आप दो वर्ड्स को
बीच में अगर आप स्पेस देना चाहते हैं, जैसे हमने CMS IDs और नेम्स के बीच में लास्ट टाइम किया था, तो वो हमने एडजस्टमेंट्स वहाँ पे की थी, तो वो हॉरिजॉन्टल स्पेस का फंक्शन है जो कि हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने वैल्यू इन मिलीमीटर और सेंटीमीटर देनी है। लेट्स से मैं डाल देता हूँ 2 cm, यानी 2 सेंटीमीटर का यहाँ पे गैप होना चाहिए, फिर उसके वर्ड या दूसरा सेंटेंस शुरू होना चाहिए। सो यहाँ पे आप देखें फर्स्ट के बाद एक 2 सेंटीमीटर का गैप नजर आ रहा है, उसके बाद अगला जो सेंटेंस है वो स्टार्ट हो रहा है। सो ये हॉरिजॉन्टल स्पेस के लिए आप ये कमांड यूज कर सकते हैं। इसी तरह से वर्टिकल स्पेस के लिए कमांड है वी स्पेस, जो कि आप यूज कर सकते हैं। वो भी हमने यूज किया था कि दो लाइंस के बीच में अगर आपने कोई स्पेसिंग देनी हो, कोई स्पेस देना हो, तो उसके लिए आप इस तरह से वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है स्पेसेस बिटवीन लाइंस। ये वो कमांड है जो कि हम ऑलरेडी इसमें यूज कर चुके हैं आपके फॉर्मेट में, कि आपके लाइंस के बीच में यानी पैराग्राफ के लाइंस के बीच में या ओवरऑल थीसिस के लाइंस के बीच में कितना स्पेस होना चाहिए। तो ये 3 कमांड्स हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, आप इसको वहां पे जाके दोबारा डिस्कस कर सकते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये डबल स्लैश और लिविंग एन एम्प्टी लाइंस, ये दो आपको पता होने चाहिए कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है। अच्छा, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है हेडिंग्स, सब हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं वैसे एग्जांपल दे दूं, एक हेडिंग है 1, अब इसी हेडिंग का अगर नीचे कोई सब हेडिंग है तो उसकी वैल्यू होनी चाहिए 1.1। फिर इस 1.1 के नीचे अगर एक और सब हेडिंग है तो उसका नंबर होना चाहिए 1.1.1 एंड सो ऑन। इसी तरह से यह हायरार्की चलती जाती है। सो इस तरह की चीजों को अगर हमने इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए क्या कमांड्स होंगी वो अभी हम देखने जा रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल पहला तो ये तो है चैप्टर नाम, ठीक है। चैप्टर का मतलब वो जो हम ऑलरेडी यहाँ पे यूज कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, इंट्रोडक्शन का चैप्टर है, तो ये पहला चैप्टर है, इसीलिए इसका नाम है फर्स्ट, यानी चैप्टर नंबर 1 आ रहा है। अगर ये अब दूसरे पे ले जाते हैं, यहाँ पे कोई और चैप्टर लेके आते हैं, तो उसका नाम 1 बन जाएगा, ठीक है। एक तो है चैप्टर, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, देखिए चैप्टर हमने यूज कर लिए, और ये इसकी इंट्रोडक्शन है जो कि पहली हेडिंग है। उसके बाद है सेक्शन। सेक्शन का मतलब है हेडिंग बन जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक सेक्शन डाल देता हूँ इस चैप्टर में, जो कि इंट्रोडक्शन का चैप्टर है, इसका पहला सेक्शन या जो पहली हेडिंग है, लेट्स से मैं इसमें नाम दे देता हूँ फॉर एग्जांपल मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ये इसकी पहली हेडिंग बन जाएगी इस चैप्टर की। इसको रन करें। ये देखें इंट्रोडक्शन के अंदर उसकी जो पहली वो है 1.1। अब यहाँ पे हमने कोई नंबरिंग वगैरह नहीं दी 1.1 वगैरह, ठीक है, खुद ही इसका नंबर यहाँ पे आ रहा है 1.1। सो इसके नीचे जो भी सेंटेंस स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं ये मैं फिलहाल हटा रहा हूँ। ये इसकी पहली हेडिंग है और ये इसके नीचे स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं। अब इसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर अगर हमने कोई और हेडिंग देनी है तो उसके लिए जो कमांड यूज होगा दैट इज सब सेक्शन, यानी उसी सेक्शन का एक सब सेक्शन है। तो इसको आप देख लें कि ये फिर कैसे नजर आएगा। मैं इसको नाम दे रहा हूं हेडिंग 1 के नाम से, सिर्फ सिंटैक्स से कोई भी, इस पर भी कुछ टेक्स्ट आप डाल दें ताकि आपको इफेक्ट नजर आ जाए। अब रिकम्पाइल करें। प्रॉब्लम स्टेटमेंट, अच्छा इसका नहीं आया, क्यों नहीं आया इसको भी देखते हैं। सब सेक्शन के सामने स्लैश मिसिंग है। ये देखें इसकी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट की जो सब हेडिंग है 1.1.1 के नाम से आ रही है, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं एक और सेक्शन यूज करूंगा, यानी सेकंड हेडिंग होगी, तो वो मैं सिंपल सेक्शन के साथ वो करूंगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख दूंगा ऑब्जेक्टिव्स। तो अब ये दूसरी हेडिंग बन जाएगी, लेकिन ये सब हेडिंग नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें कि इसका आउटपुट क्या है। ये देखें उस चैप्टर है 1, उसकी पहली हेडिंग है प्रॉब्लम स्टेटमेंट 1.1। इसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट की एक सब हेडिंग है जिसको उन्होंने नाम दिया है हेडिंग 1, और इसका नंबर आप देख सकते हैं 1.1.1। और इसी चैप्टर का जो दूसरा हेडिंग है वो है ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। अब इसी का अगर सब
हेडिंग्स हैं ऑब्जेक्टिव के तो आप उसको सब सेक्शन में लिखेंगे, ठीक है। अब इस सब सेक्शन के अगर फर्दर अगर और हेडिंग्स हैं तो उसको फिर आप सब सेक्शन के नाम से लिखेंगे। यहाँ पे आप 2 दफा सब यूज करेंगे। अब ये जो सब सेक्शन, इसका मतलब ये इस सब सेक्शन का एक और सब सेक्शन है। तो यहाँ पे मैं नाम चेंज कर देता हूँ, हेडिंग नंबर 2। लेट्स सी कि इसका आउटपुट कैसे आता है। ये देखें, उसका साइज भी उसी हिसाब से खुद ही एडजस्ट हो रहा है। हम साइज मेंशन नहीं कर रहे हैं लेकिन वो खुद ही एडजस्ट कर रहा है, नाम भी उसको खुद ही दे रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, उसकी पहली हेडिंग है 1.1.1, सॉरी चैप्टर है 1.1 उसकी पहली हेडिंग है। इस 1.1 की सब हेडिंग है 1.1.1 और उसकी सब हेडिंग है 1.1.1.1। तो जितनी आपकी सब हेडिंग्स आप इसी तरह से सब सेक्शंस डालते जाएं, वो एक लिमिट है वहाँ पे, फिर आप फॉर्मेट में चेंज करना पड़ेगा उसका नंबर कि आप कहाँ तक जा सकते हैं। बट नॉर्मली आई होप कि आपको थर्ड सब हेडिंग के बाद आपको शायद ज़रूरत ना हो, बट स्टिल अगर ज़रूरत थी तो आप इसको या तो खुद सर्च कर लें या फिर मुझे बता दें, मैं इसको एडजस्ट करवा सकता हूँ। सो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आप ना कोई नंबर डाल रहे हैं, कुछ भी नहीं डाल रहे हैं, आपकी हेडिंग्स वगैरह सारी खुद ही सेट होती जा रही हैं। और ऊपर आप देखें टेबल ऑफ कंटेंट्स में आपको ये सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी। ये देखें फर्स्ट हेडिंग है, उसके बाद 1.1, अच्छा दूसरी नज़र नहीं आ रही, उसको आप रिफ्रेश करेंगे तो वो भी नज़र आ जाएगी। तो ये भी आपको वो देखिए खुद ही फॉर्मेट करता जा रहा है, यानी आपको कोई नंबरिंग वगैरह, पेज नंबर वगैरह कुछ भी आपको नहीं करना पड़ रहा है, आप सिर्फ उसको ऐड कर रहे हैं, अपनी चीज़ें उसमें ऐड कर रहे हैं। सो इस तरह के आपको जो फॉर्मेट्स के मसले थे वो यहाँ से रिमूव हो रहे हैं, यानी आपको पेज नंबरिंग का कोई ख्याल नहीं रखना, वो खुद ही एडजस्ट कर रहा है। टेबल ऑफ कंटेंट्स वगैरह साथ साथ खुद ही अपडेट्स होने, इसी तरह जो टेबल ऑफ लिस्ट ऑफ टेबल्स हैं, फिगर्स हैं, वो भी साथ साथ ऐड होते जाएंगे। तो ये वो बेनिफिट्स हैं जो कि हम चाह रहे हैं कि आपकी थीसिस में फिर जो 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 इश्यूज हैं, फॉर्मेट वाले इश्यूज खासकर, वो फिर ना हो। तो इस वजह से हमने इसको स्टार्ट किया था। सो लेट्स टेक इट फर्दर। तो ये सब सेक्शंस की बात होगी यहाँ पे। उसके बाद है आइटमाइजेशन पे। जी जी बोले। अगर हम लोग जो है रिसर्च पेपर उसके अंदर मैं चैप्टर 1 नहीं लिखना चाहता, इंट्रोडक्शन के साथ ही मेरा 1 लिखा हो, तो उसको कैसे रिमूव करूंगा? उसको उस पे आते हैं। हमने शुरू में अगर आपने देखा हो कि हमारा एक टास्क होगा, फिर हम एक पेपर भी डिज़ाइन करेंगे। अभी हम सिर्फ थीसिस के फॉर्मेट पे चल रहे हैं। हर चीज़ का फॉर्मेट हमें ऊपर डिफाइन करना होता है कि अगर मैंने एक पेपर लिखना है और वो पेपर है किस जर्नल का, फिर हर जर्नल का अलग अलग फॉर्मेट होता है, वो हम बाद में डिस्कस कर रहे हैं। हम रिसर्च पेपर भी इस पे लिखेंगे खुद ही, तो वो उसका फॉर्मेट वहाँ पे फिर डिस्कस हो जाएगा कि हमने क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड करनी है, किस तरह से इसको लेके चलना है। सही। ठीक। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ रिक्वायर हो सकती है आपको, आपकी थीसिस में जो रिक्वायरमेंट हो सकती है, दैट इज आइटमाइजेशन, या उसको हम बुलेट्स के नाम से अगर देखें कि बुलेट्स के फॉर्म में हमें कोई चीज़ लिस्ट करनी होती है या नंबर्स के फॉर्म में लिस्ट करनी होती है, वो हमने कैसे उसको टैकल करना है। तो उसके लिए जो स्टेटमेंट, जो सिंटेक्स यूज होगा वो है बिगिन आइटमाइज, ठीक है, और एंड आइटमाइज। इन दो के बीच में आप जो भी चीज़ लिखेंगे वो इस तरह से आप, फॉर एग्जाम्पल आइटम टेक्स्ट, टेक्स्ट का मतलब जो भी आपका सेंटेंस है, फिर दूसरा आइटम टेक्स्ट, फिर तीसरा आइटम टेक्स्ट एंड सो ऑन, जो भी आपके वो हैं। अब फिर आइटमाइजेशन के अंदर डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं। फॉर एग्जांपल आप नंबर यूज कर सकते हैं, आप लेटर्स यूज कर सकते हैं एबीसी के फॉर्म में, आप रोमन नंबर्स यूज कर सकते हैं 1 2 3 के फॉर्म में, फिर कैपिटल रोमन, स्मॉल रोमन, कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, या फिर आप बुलेट स्टाइल्स यूज कर सकते हैं, स्क्वायर बॉक्सेस हैं, स्टेरिक्स हैं एंड सो ऑन। सो हम कुछ चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे ताकि आपको समझ आ जाए। फिर उसके बाद आपने जो भी स्टाइल यूज़ करना है वो इट्स अप टू यू कि आप थ्रू आउट योर थीसिस कौन सा स्टाइल यूज़ करना चाहते हैं। हम कोशिश करते हैं हम एक ही स्टाइल को फॉलो करें उसमें। सो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप इस तरह करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं एज इट इज़ इस कोड को कॉपी करता हूँ, तो ये सिंपल डॉट्स की उसमें आपको नज़र आएगा कि डॉट्स में इन्यूमरेट करेगा इन चीज़ों को। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ sentence 1, 3। तो ये देखें ऑब्जेक्टिव्स के हेडिंग के नीचे आपको ये 3 चीज़ें नज़र आ रही हैं जो कि हमने लिस्ट कर दी हैं।
आइटम है, पहला आइटम है सेंटेंस 1, दूसरा आइटम है सेंटेंस 2, तीसरा आइटम है सेंटेंस 3। सो बाय डिफॉल्ट ये इस तरह की जो स्मॉल सर्कल्स हैं वो असाइन करता है, ठीक है। अब अगर इनको हमने चेंज करना है, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ यहाँ पे मुझे 1 2 3 नजर आए, वो वाली लिस्ट नजर आए, तो उसको हम कैसे करते हैं? लेट्स से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1। अब इस 1 का मतलब ये है यहाँ पे जो डॉट्स नहीं आएंगे अब वो नंबरिंग आ जाएगी, ठीक है। सो इसको हम कहते हैं कि फॉर्मेट कर रहे हैं इसको। अब लेट्स सी इसका आउटपुट क्या आता है। यहाँ पे कुछ एरर्स हैं, लेट्स सी क्या एरर्स हैं। ठीक है, सो ये एरर्स हैं इसमें। हम देखते हैं कि इसमें हमने क्या मिस्टेक की है, शायद नीचे हो बिगिन दिस चेक मार्क। अच्छा सॉरी, उसके लिए जो वो हम यूज करते हैं दैट इज इन्यूमरेट। आइटमाइज का मतलब तो हम इस तरह से कर रहे हैं, ठीक है। उसके लिए है जो कमांड है इन्यूमरेट, ठीक है। आप बिगिन करेंगे और आप इसको एंड करेंगे, उसके बीच में आप ये सेंटेंसेस लिख दें। ये उसका सिंटैक्स होगा कि बिगिन इन्यूमरेट। अब इन्यूमरेट का मतलब वो नंबर्स असाइन करेगा उसको, या जो भी आप इसको उस फॉर्म में लेके चलते हैं। एंड इन्यूमरेट पहले हमने आइटमाइज के साथ किया था, बाय डिफॉल्ट उसने वहां पे वो शो किया, अब वो इन्यूमरेट करेगा। तो यहाँ पे हम अब नंबर्स बताएंगे कि आपको किस फॉर्म में चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं 1 लिख देता हूँ। अब इसमें एरर नहीं है, तो ये देखें 1 2 3 के नाम से आ रहा है। पहले वो डॉट्स नजर आ रहे थे, अब 1 2 3 के नाम से आ रहे हैं। अगर आपने इसको स्मॉल करना है तो आप सिंपल आई लिख दें, तो अब वो स्मॉल रोमन्स के उसमें लेके आएगा। इसको रिकम्पाइल कर दें। ये देखें अब स्मॉल रोमन्स के साथ 1 2 3 एंड सो ऑन खुद ही आ जाएगा। अगर आपने कैपिटल रोमन्स में करना है तो आप इसके साथ कैपिटल आई लिख दें, अब वो कैपिटल रोमन हो जाएगा। ये देखें 1 2 3 एंड 4। अगर आपने लेटर्स में करना है, फॉर एग्जांपल आप ए लिखेंगे तो अब स्मॉल लेटर्स के साथ आएगा। ये देखें ABC के साथ आ रहा है। फर्दर अगर आपने इसकी वो फॉर्मेटिंग करनी है, फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे डॉट्स नजर नहीं आ रहे, ए के साथ डॉट होना चाहिए या बी के साथ डॉट होना चाहिए, तो आप इसके साथ सिंपल डॉट लगा दें। अब ये डॉट्स के साथ आ जाएंगे, और लेट्स इसको मैं कैपिटल भी करता हूँ तो कैपिटल ABC के साथ आ जाएंगे। अगर सर मैं 1 2 3 को जो है बोल्ड करना चाहूँ तो कैसे करें? सेम कमांड यूज करें बोल्ड वाली? बोल्ड के लिए लेट मी चेक, ये मैंने अभी तक टेस्ट नहीं किया है, लेकिन लेट्स ट्राई इट हियर। अगर वो हो जाता है तो इस तरह से, एक तो ये है कि आपको ये चीज़ आनी चाहिए कि आपको नंबरिंग या इन्यूमरेट वगैरह आप किस तरह से असाइन करते हैं। तो बोल्ड अगर लेट्स से मैं अगर यहाँ पे डाल दूँ टेक्स्ट बोल्ड फॉन्ट, लेट्स सी मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ, मैंने अभी तक किया नहीं है। लेट्स एक्सपेरिमेंट इट। एरर है, कोई वार्निंग है शायद। लेट्स सी आउटपुट पे इसके क्या असरात आ जाते हैं। अच्छा, इसमें ये मसला हुआ कि बोल्ड तो कर दिया लेकिन उन्होंने सबको ए असाइन कर दिया, ठीक है। तो दूसरा काउंटर विल नॉट बी प्रिंटेड, ठीक है। सो काउंटर इसमें नहीं आ रहा। क्या करना चाहिए इसके साथ? लेट्स ट्राई इट हियर। और एरर्स बढ़ गए। सो ठीक है, सो यहाँ पे ये भी नहीं हुआ। लेट मी ट्राई इट आफ्टर दिस क्लास कि इसको किस तरह से करते हैं। बट आई अप्रिशिएट योर क्वेश्चन। अभी तक मैंने जब भी ये इस पे काम किया है या जिन जिन बैचेस को मैंने पढ़ाया उन्होंने ये क्वेश्चन नहीं किए। सो फर्स्ट टाइम ये आ रहा है। मैं इसको फिर चेक करके आपको बता दूंगा कि इसका क्या किस तरह से इसको हम करते हैं, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट उसके है कि हमने अगर स्टेरिक्स वगैरह यूज़ करने हो, या अभी तो हमने नंबरिंग की बात की है, ठीक है। उसके अलावा अगर हमने कोई स्क्वायर बॉक्सेस या स्टेरिक्स या वो जो बुलेट स्टाइल्स हैं वो अगर हमने यूज़ करने हो, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैंने वो किए हुए हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको एज इट इज़ कॉपी कर देता हूँ। सो ये जो लिखा हुआ है चेक मार्क, ठीक है, ये असल में वो मार्कर्स हैं जो कि आप यहाँ पे मेंशन करते हैं, ठीक है। अब ये चेक बॉक्सेस होंगे। लेट्स कंपाइल इट। बल्कि यहाँ पे स्क्वायर भी है और ब्लैक स्क्वायर भी है, तो यहाँ पे 3 वो शो किए गए हैं, आप देख सकते हैं 4 हैं। सो जो पहली स्टेटमेंट है वो है चेक मार्क के लिए, ठीक है। अगर आप यहाँ पे चेक मार्क लिखेंगे तो इस तरह का बुलेट आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे स्क्वायर लिखेंगे तो उसका फॉर्मेट स्क्वायर बन जाएगा। अगर आप ब्लैक स्क्वायर लिखेंगे तो फिल्ड स्क्वायर नजर आ जाएगा, और अगर आप बिग स्टार लिखेंगे तो ये फॉर्मेट आ जाएगा। तो ये 4 आपकी एग्जाम्पल्स के लिए मैंने यहाँ पे मेंशन की। आप फर्दर और भी सर्च कर सकते हैं कि आपके बुलेट स्टैग्स आप किस तरह से डिफाइन करते हैं, ठीक है। सो इस तरह से आप आइटमाइजेशन या जो इन्यूमरेट है, हमने 3 इसकी कैटेगरीज देखे। एक है आइटमाइज, जो कि बाय डिफॉल्ट वो स्मॉल डॉट्स के साथ नजर आएगा। सेकंड हमने इन्यूमरेट देखा है कि उसमें नंबरिंग है, लेटर्स हैं या रोमन है और सिंपल डिजिट्स हैं वो आ रहे हैं। और थर्ड है हमने शेप्स देखे हैं कि बुलेट की शेप्स अगर हमने चेंज करना हो या उनको हमने फॉर्मेट करना हो तो हम कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। सो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आ रही हैं। Yes, sir. ओके, ओके। सो नेक्स्ट सेक्शन है मैथमेटिकल इक्वेशंस का, जो कि अगेन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो सकता है आपकी थीसिस का, क्योंकि अभी आप सिंपल कॉपी पेस्ट नहीं कर पाएंगे। जो भी इक्वेशंस होंगी, चाहे कॉम्प्लेक्स है, सिंपल है, जिस तरह की भी इक्वेशंस हैं वो अब आपको खुद टाइप करनी पड़ेंगी। सो उसके लिए हम देखते हैं कि हम इक्वेशंस को किस तरह से टाइप करते हैं। शुरू में आपको शायद ये थोड़ा सा मुश्किल लगे, बट जब आप इसकी प्रैक्टिस करने लग जाएंगे तो इट विल लुक वेरी इजी, ठीक है। इसमें एडजस्टमेंट्स वगैरह खुद ही हो जाती हैं, कुछ आपको नहीं करना पड़ता। तो सिर्फ फॉर्मेट के जो कुछ सेंटेक्स हैं वो आपको याद होने चाहिए। सो सबसे पहले इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले आपको ये पैकेज यूज़ करना पड़ेगा, जो कि ऑलरेडी मैं यूज़ कर चुका हूँ। आपकी जो थीसिस फॉर्मेट जो मैंने दिया है उसमें पैकेजेस सारे मैंने यूज़ किए हैं, कमेंट्स के हैं, जितने भी आपको पैकेजेस रिक्वायर्ड है आपके थीसिस बुक के लिए वो ऑलरेडी मैं इसमें डंप कर चुका हूँ, ठीक है। तो एक्स्ट्रा पैकेज अब आपको शायद लगाने की ज़रूरत ना पड़े। सो बट बताना ज़रूरी है कि सबसे पहले आप पैकेज यूज़ करेंगे, उसके बाद हम इक्वेशंस पे आते हैं। सो इसके लिए जो फॉर्मेट है वो ये है, बिगिन इक्वेशन, एंड इक्वेशन। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ शायद मैं अभी तक मिस कर रहा हूँ, वो अभी मैं आपके सामने कर देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज़ स्टार्ट करनी हो, लेट्स से टेबल आपने, सॉरी, ये जो आइटमाइजेशन आपने स्टार्ट की, इनोवेट आपने स्टार्ट किया, कोई भी चीज़ इस तरह से आपने स्टार्ट करनी हो, अभी तो मैं वहाँ से कॉपी करता आ रहा हूँ। अगर मैंने डायरेक्ट करना हो तो यहाँ पे जो लेटेक है वो एक आसान वो चीज़ प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ स्लैश बिगिन। जब भी आप बिगिन करेंगे वो आप इन कर्ली ब्रैकेट्स में लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो आपको डिफरेंट तरह के वो ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, ठीक है। इन्यूमरेट है, इक्वेशन है, इक्वेशन स्टेरिक है, फिगर है, ये सारी सजेशंस आपको मिल रही हैं। तो आप इसमें जिस भी चीज़ पे क्लिक करेंगे उसका जो लूप है वो खुद ही क्लोज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं अभी इक्वेशंस पे वो करने जा रहा हूँ, मैं जैसे ही इक्वेशन पे क्लिक करता हूँ ये देखें वो खुद ही आ गया। तो ये जो सिंटेक्स है वो खुद ही कंप्लीट कर देता है। अभी तक तो मैं कॉपी करता आ रहा था। इस तरह से फिगर का आप करेंगे वो खुद करेगा, आइटमाइज का आप करेंगे वो खुद करेगा, तो क्लोज वो खुद ही करेगा। अब इसके अंदर आपने इक्वेशन बतानी है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा हुआ था a डिवाइडेड बाई b और इसके साथ 1 लिखा हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। सो इसको हम किस तरह से करते हैं, सो यहाँ पे आप लिखेंगे स्लैश frac, फ्रैक स्टैंड्स फॉर फ्रैक्शन। अब इसमें देखिए आपको ऊपर वो नजर आ रहा है, सजेशंस नजर आ रहे हैं। तो ये जो पहला वो है सिंटेक्स है, एग्जैक्टली ये फ्रैक्शन के लिए हम यूज करते हैं, स्लैश फ्रैक डबल ब्रैकेट्स। इस पे आप क्लिक करते हैं, ये देखिए वो खुद इस सिंटेक्स आ गया, ब्रैकेट्स वगैरह खुद ही आ जाते हैं। इनके अंदर आपने वो चीजें लिखनी है कि आपने ऊपर क्या लिखना है नॉमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में आपने क्या लिखना है। तो जो पहले ब्रैकेट्स हैं इनके बीच में आपने नॉमिनेटर की वैल्यू लिखनी है, जो दूसरी ब्रैकेट्स हैं सेट ऑफ ब्रैकेट है वो उसमें आपने डिनोमिनेटर की वैल्यू लिखनी है। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ a, नीचे लिखता हूँ b, तो अब ये a डिवाइडेड बाय
बी आ जाएगा उसमें। सो फ्रैक्शन के लिए आप ये कमांड यूज करेंगे। रिकम्पाइल करें इसको। ये देखिए ये हमारी पहली इक्वेशन है और इसके साथ नंबर आप नोट करें खुद ही आ रहा है। फर्स्ट चैप्टर में है, पहली इक्वेशन है, उसका नंबर है 1.1। सो ये नंबरिंग जो है ना, अगर आप कभी लग जाएं उसमें वर्ड में करने लग जाएं तो फिर आपको पता चलेगा कि उसमें इक्वेशंस की नंबरिंग वगैरह किस तरह से कितना मुश्किल है। तो यहाँ पे ये चीज़ खुद ही हो जाती है, सिर्फ आप इसको प्रॉपरली फॉर्मेट कर रहे हैं। ठीक है, अगेन मैं एक और इक्वेशन यहाँ पे पुट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ लेट्स से c डिवाइडेड बाई d। फ्रैक्शंस के लिए हम यूज कर लेते हैं। वो सेंट्रलाइज भी खुद हो रहे हैं, उसको नंबर भी खुद असाइन हो रहा है। सो ईच एंड एवरीथिंग इज डूइंग एक्चुअल। सो ये देखें आप 1.1 उसके बाद है 1.2 और इक्वेशंस एज इट इज आ रहे हैं। बाकी जो चीजें हैं, फॉर एग्जांपल कोई सम करना है आपने, वो सिंपल आप इसके साथ लिख देंगे सम, प्लस कर देंगे लेट्स से सी डी, ये दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं। फिर लेट्स से कोई चीज आपने ब्रैकेट में लिखनी है तो आप सिंपल ब्रैकेट्स में उसको लिख सकते हैं, लेट्स से एफ प्लस जी। तो ये जो भी आपका इक्वेशन आप उस तरह से इसको एक्सटेंड करते जाएंगे। ये देख सकते हैं c डिवाइड बाई डी प्लस सी डी इंटू एफ प्लस जी। अगर आपने कोई चीज स्क्वायर रूट में शो करनी है, अब हर चीज के लिए फिर अपना अपना सिंटेक्स है, वो आप खुद फिर सर्च भी कर सकते हैं। कुछ चीजें मैं यहाँ पे बता भी दूंगा, कुछ चीजें फिर आप वहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने स्क्वायर रूट में कोई चीज लिखनी है तो आप लिख सकते हैं यस। इनके साथ जो ये इक्वेशन आ रहे हैं 1.1 या 1.2, ये हम चेंज कर सकते हैं? नहीं, ये आप चेंज क्यों करेंगे? अगर आपका पहला इक्वेशन पहले चैप्टर में आ रहा है तो उसका नंबर तो यही होना चाहिए ना 1.1, तो इसको आप क्यों नहीं चेंज करना चाहेंगे? सर, अगर हम कोई डेरिवेशन करते या उस हिसाब से तो हम चेंज नहीं कर सकते? देखें डेरिवेशंस वगैरह भी जब आप करेंगे, अगर आप डेरिवेशन पहले चैप्टर में कर रहे हैं तो उसकी नंबरिंग तो इसी हिसाब से आनी चाहिए। तो आपने हम नंबर नहीं दे सकते? नहीं, आप खुद से, वही मैं कह रहा हूँ, जब वो खुद ही नंबर असाइन कर रहा है, करेक्टली प्रॉपरली नंबर असाइन कर रहा है चैप्टर वाइज, तो फिर आपको नंबरिंग देने की क्या जरूरत है? सही सर। ठीक है। दूसरा इसके बाद एक और भी है, एक और ऑप्शन भी है इसके इक्वेशन का, उसके इसके बाद उस पर आते हैं। ठीक है, उससे शायद आपकी क्यूरी आपको समझ आ जाए। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने लिखा है SQRT, ऊपर मुझे सजेस्ट भी कर रहा है कि आप इस तरह से लिखें, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब स्क्वायर रूट का मतलब इसके अंदर जो भी आप लिखते हैं, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 42, तो अब ये स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा। सॉरी, तो ये देखें वो स्क्वायर रूट 42 के अंदर आ रहा है। इस तरह से आपका इक्वेशन डेवलप होता जा रहा है। फॉर एग्जांपल मैं एक और चीज लिखता हूँ सी, इसके पावर में कोई चीज लिखता हूँ। ठीक है, तो पावर के लिए आप ये पावर का सिंबल यूज करेंगे। लेट्स से मैं लिखता हूँ 34 या C3 लिख देता हूँ। और इसी तरह से अगर आपने सब्सक्रिप्ट में कोई चीज यूज करनी है तो लेट्स से मैं लिख देता हूँ K_2। तो सुपरस्क्रिप्ट में लिखने के लिए आप पावर का सिंबल यूज करेंगे और सब्सक्रिप्ट में लिखने के लिए आप अंडरस्कोर का सिंबल यूज करेंगे। लेट्स सी इससे क्या फर्क पड़ता है, आप आउटपुट चेक कर लें। तो ये देखें इस सी के ऊपर आपको क्यूब नजर आ रहा है, -k के सब्सक्रिप्ट में आपको चीज नजर आ रही है। सो इस तरह से आप अपनी इक्वेशन को, चाहे जितना भी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है, वो आप डेवलप कर सकते हैं। मैंने कुछ सिंबल डालना हो, लेट्स से प्लस अल्फा डालना है /AL, तो ये देखिए मैंने AL लिख दिया, ऊपर आपको उसकी वो नजर आ रही है, जो सजेशन है वो नजर आ रही है। आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये अल्फा लिखा जाएगा। ठीक है, इस अल्फा के सब्सक्रिप्ट में आपने कोई चीज लिखना है, लेट्स से थीटा आप लिख रहे हैं। ठीक है, अल्फा के सब्सक्रिप्ट में आप थीटा लिख रहे हैं, तो आप किस तरह से लिखेंगे? आप लिखेंगे अंडरस्कोर। अब जो थीटा आप लिखेंगे उसको आप ब्रैकेट्स में लिखेंगे, क्योंकि वो मोर देन वन वर्ड है। ठीक है, अगर मैं सिर्फ 3 लिखूं तो 3 तो बगैर ब्रैकेट के आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अल्फा 3 आ जाएगा। बट अब मैं लिख रहा हूँ थीटा, तो थीटा को मैं उसमें ब्रैकेट्स में लिखूंगा /THETA, जो मैंने वहां पे यूज किया, ये थीटा आ जाएगा। तो अब अल्फा उसके सब्सक्रिप्ट में आ जाएगा थीटा। तो मैं सिंबल्स ऐड कर रहा हूँ, रिकम्पाइल करें। ये देखें, हम जूम करते हैं, ये देखें अल्फा के सब्सक्रिप्ट में
थीटा आ रहा है। अगर आपने सुपरस्क्रिप्ट में लिखना है तो उसको अंडरस्कोर की बजाय पावर का सिंबल असाइन करें। तो इस तरह से आप जितने भी कम्प्लेक्स इक्वेशंस उनको आप डेवलप कर सकते हैं, उसकी नंबरिंग वगैरह की कोई टेंशन नहीं है, वो खुद ही आते जाएंगे। ठीक है। अब इसका जो अगला ऑप्शन है इक्वेशन का, वो अपने यहाँ पे फिर मैं दोबारा फॉर एग्जांपल स्लैश बिगिन, सो यहाँ पे आप नीचे इसको वो कर दें। ये दूसरा जो स्टेरिक के साथ आ रहा है इक्वेशन, ये दो अलग अलग है। ठीक है, आप डिफरेंस आप देखेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो ये आप लिखेंगे, ये देखें वो खुद ही क्लोज कर गया। यही इक्वेशन में इसमें कॉपी कर दूंगा ताकि आपको डिफरेंस नजर आए। आई होप क्वेश्चन अशफाक आपने पूछा था। यस सर। ठीक है, तो अब आप देखें शायद आप यहाँ पे आपको आपका वो मिल जाए आंसर। तो इन दो इक्वेशंस में डिफरेंस क्या है? एग्जैक्टली वही इक्वेशन है, सिर्फ नंबरिंग नहीं है। तो अगर कहीं पे किसी चैप्टर में आपने एक ऐसी इक्वेशन डालनी है जिसको नंबर देने की ज़रूरत नहीं है, तो उसको आप इक्वेशन स्टेरिक के साथ जो कमांड है उसके साथ आप यूज़ करेंगे, तो उस इक्वेशन के साथ फिर नंबर नज़र नहीं आएगा। तो देखिए उसी चैप्टर में हमने इस इक्वेशन को ऐड कर दिया, लेकिन इसके साथ नंबर नहीं आ रहा। तो विदाउट नंबर्स अगर आपको इक्वेशंस चाहिए वो आप इस तरह से असाइन करेंगे, बट विद नंबर्स जो कि प्रॉपरली वो खुद ही असाइन करेगा, वो इस तरह से उसमें आ जाएंगे। सर इन केस हमने मैट्रिक्स भी हो इक्वेशन में फिर मैट्रिक्स को भी हम वो कर सकते हैं, उसके लिए अलग से वो है, शायद यहाँ पे इस फॉर्मेट में नहीं है, इसमें शायद मैंने नहीं डाला हुआ। सो लेट्स सी, इसको ट्राई करते हैं। यहाँ पे मैट्रिक्स के लिए भी है। नहीं, ये तो इक्वेशन के उसमें आ गया मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स का वो गया हूँ कि वो क्या था। फिलहाल एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा कि उसका सिंटेक्स के साथ वो टेबल के फॉर्म का कोई सिंटेक्स होता था उसका, लेकिन फिलहाल मुझे याद नहीं, वो फिर मैं शेयर कर लूँगा। ठीक है, या इसी फॉर्मेट में या नेक्स्ट क्लास में, बल्कि हम गूगल भी कर सकते हैं डायरेक्ट। सॉरी, लेट मी ट्राई मैट्रिक्स इन लैटिस। बिगिन मैट्रिक्स के नाम से। फिलहाल हम ये यूज़ कर लेते हैं। बहरहाल इसके ये जो ब्रैकेट्स वगैरह हैं, इनको हम किसी और तरह से भी असाइन कर सकते हैं। जो आपको यहाँ पे ब्रैकेट्स नज़र आ रहा है, ये देखिए, ये पैरेंथेसिस नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपको कर्ली ब्रैकेट्स नज़र आ रहे हैं। सो इनको हम बाद में देख लेते हैं कि ये ब्रैकेट्स हम किस तरह से असाइन कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वो मेरे जो लेटेक्स था उसमें मेरे साथ ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। फिलहाल हम इसको चला लेते हैं। बिगिन मैट्रिक्स, दिस आई डोंट नो मैट्रिक्स का पैकेज हमने यूज़ किया है या नहीं किया है। ये उसी एस मैथ के पैकेज में आ जाते हैं।
ये हमने कहाँ पे डाल दिया है? अच्छा, नीचे डाल दिया। ये हमने कमेंट्स वाले सेक्शन में डाल दिया, इसको यहाँ से हटा के ऊपर कर दें। There are some errors. Check your this man. ठीक है। सो यहाँ पे कंपाइल तो हो गया, बट स्टिल वो एक एरर दे रहा है। मुझे सिर्फ फिर याद दिलाना है राना, इसकी प्रॉपर मेरे पास वो पड़ी हुई है, मैं चेक कर लेता हूँ कि ये ब्रैकेट्स वगैरह हम किस तरह से असाइन करते हैं। ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग आप इसी को ही वो कर लें। सही सर। और सर इसमें अलाइनमेंट कैसे करते हैं टेक्स्ट में? टेक्स्ट की अलाइनमेंट तो वो ऑलरेडी पेज आप ऊपर डिफाइन कर देते हैं ना फॉर्मेट में कि आपने अलाइनमेंट किस टाइप की देनी है, वो बुक टाइप में उसमें देनी है, थीसिस में देनी है, पेपर वगैरह में देनी है, तो आप यहाँ पे इसको छेड़ नहीं सकते, आप वहीं से डिफाइन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल एक पैराग्राफ में कोई चीज है, मैंने उसको सेंटर अलाइन करना है, तो मैं नहीं कर सकता? उसको सेंटर कर दें आप, उसको अभी आ रहा है इसमें टेबल्स वगैरह में हम जब दें कोई चीज़ आप सेंटर में करनी है तो उसके लिए आप कमांड यूज़ करते हैं सेंटरिंग। अभी वो हम देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है सर। सेंटरिंग के नाम से आप उसको वो कर सकते हैं। सो इक्वेशन में यही है कि ये देखें वही लिखा हुआ है कि फॉर इक्वेशन विदाउट नंबर आप ये वाला यूज़ करेंगे और इक्वेशन विद नंबर के साथ आप ये वाला यूज़ करेंगे। सो वी हैव यूज्ड बोथ। उसके बाद बेसिक कमांड्स इन इक्वेशन, ये वो कमांड्स है जो कुछ वहाँ पे हमने किए थे। फॉर एग्जांपल इंटीग्रल साइन के लिए आप INT यूज़ करेंगे, स्क्वायर रूट हमने यूज़ कर लिया है, पावर और सब्सक्रिप्ट हमने यूज़ कर लिया है, फ्रैक्शन यूज़ कर लिया है, समीशन का जो सिंबल है उसके लिए आप स्लैश सम लिख देंगे, अल्फा है अल्फा उसके लिए, पाई के लिए आप PI लिख देंगे, एंड सो ऑन। मोर सिंबल्स कैन बी फाउंड ऑनलाइन। तो जो भी आपको सिंबल चाहिए आप सिर्फ उसको गूगल करेंगे, आपको उसको सिंटेक्स मिल जाएगा, आप यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। ये वो इक्वेशन एग्जांपल जो कि मैंने खुद टाइप की, इसमें देखिए आपको फ्रैक्शन नज़र आ रहा है, ब्रैकेट्स नज़र आ रहे हैं। अब ये जो ब्रैकेट की साइज़ है देखें यहाँ पे वो बड़ी साइज़ का ब्रैकेट है, यहाँ पे छोटे हैं, इनको हम खुद स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स पे फिर मैं बता दूंगा कि आपने किस तरह से इसको करना है। अच्छा, अब रेफरेंसिंग इक्वेशंस को, अब अगर आपने रेफरेंस करना है, ये जो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने लिख दिया है कि इक्वेशन नंबर 1 है या इक्वेशन नंबर 2 है, लेट्स सी हमने यहाँ पे इक्वेशन 1 नंबर 1.2 को हमने थर्ड या फोर्थ चैप्टर में जाके रेफर करना है कि एज वाज शोन इन इक्वेशन 1.2, तो इसको हम रेफरेंस कहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हम डायरेक्टली ना ये इक्वेशन लिख सकते हैं, ना हमें उसका नंबर याद होगा, कुछ भी याद नहीं होगा, हम सिर्फ इसका लेबल यूज कर सकते हैं वहाँ पे रेफरेंसेस के लिए। तो फिर वहाँ पे उस इक्वेशन का डायरेक्टली नंबर लिखा होगा कि एज वाज शोन इन दैट इक्वेशन या फिगर वगैरह जिसकी भी हमने रेफरेंसिंग करनी होती है। सो उसके लिए हम इक्वेशंस के साथ एक चीज यूज करते हैं लेबल के नाम से। ठीक है, तो लेबल आप जो भी उस इक्वेशन को लेबल देंगे वो लेबल आप आगे जाके रेफरेंसिंग के लिए यूज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल इस इक्वेशन को मैं एक लेबल दे देता हूं जो मैंने यहाँ पे यूज किया है अभी। इक्वेशन जो लिखा है ये वाला इक्वेशन है, और याद रखें आप जो नंबरिंग वाली इक्वेशन है उनको ही रेफर कर सकते हैं, बाकियों को आप नहीं कर सकते क्योंकि वो विदाउट लेबल्स आते हैं। तो ये जो इक्वेशन आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे बिगिन कर दिया है तो इसके साथ आप एक लेबल यूज करेंगे। सो लेबल आपकी अपनी मर्जी का है, आप इसको जो भी लेबल देंगे। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ इक्वेशन 1, EQ1 लिखता हूँ, तो अभी इसका मैंने लेबल यूज किया, बट यहाँ पे इसका स्लैश लेबल हम यूज कर लेंगे। सिंटेक्स क्या है, ये स्लैश लेवल और ब्रैकेट के अंदर इसका वो आ जाएगा, और ये करली ब्रैकेट्स है। तो ये इस लेवल के साथ अब मैं इसको कहीं पे भी रेफर कर सकता हूँ जो EQ1 लेवल है। तो फॉर एग्जांपल मैंने अभी इसको नीचे किसी स्टेटमेंट्स में वो करना है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ एज शोन इन, अब यहाँ पे एक उसका नंबर आना चाहिए। ठीक है, इक्वेशन का नंबर आना चाहिए, तो उसके मैं लिखता हूँ REF
अंदर आप उसका वो कर लेंगे, रेफरेंस लिखेंगे। तो बाय डिफॉल्ट जब आपका डॉक्यूमेंट आप बना लेंगे तो यहाँ पे आपको वो सारे रेफरेंसेस नज़र आ रहे होंगे कि भाई किस चीज़ को आप रेफर कर सकते हो। तो फिलहाल मुझे उस इक्वेशन 1 की ज़रूरत है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ EQ1। सो ये EQ1 वो लेबल की है जो मैंने वहाँ पे उस इक्वेशन के लिए यूज़ की है। इसी तरह से आप हर इक्वेशन के लिए एक लेबल असाइन करेंगे, वो आपकी मर्जी, लेबल शुड बी यूनिक, यानी वो डिफरेंट होना चाहिए हर इक्वेशन के लिए। आप आगे किसी भी चैप्टर में उस डॉक्यूमेंट के किसी भी पोर्शन में आप उसको रेफर कर सकते हैं यूजिंग रेफरेंस। सो /ref और ब्रैकेट्स के अंदर आप उसका लेबल, जो भी लेबल की आपने यूज़ की थी उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। सो अब देखेंगे कि यहाँ पे क्या इसका आउटपुट किस तरह से नज़र आएगा। अब ये मैंने इसी चैप्टर में क्योंकि रेफर किया है, तो आप किसी भी चैप्टर में इसको रेफर कर सकते हैं। ये देखें एज शोन इन 1.2, तो मैंने वहां पे सिर्फ उसका लेबल यूज किया है, बट यहाँ पे उसका नाम आ रहा है। ठीक है, इसके साथ अगर आप लिखेंगे इक्वेशन तो वो भी आ जाएगा, क्योंकि आप इक्वेशन को भी लेबल कर सकते हैं, आप फिगर को भी लेबल कर सकते हैं, आप किसी भी चीज को रेफर कर सकते हैं सर। सो इस तरह से आप किसी इक्वेशन वगैरह को रेफर भी कर सकते हैं। ये यहाँ पे एग्जाम्पल भी गिवन है कि अगर आपने लेबल ये यूज़ किया है तो आप उसको रेफर कैसे यूज़ कर सकते हैं। हाँ, उसके बाद अगेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके डॉक्यूमेंट का, दैट इज़ टेबल्स, कि आप टेबल्स को किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं, क्योंकि टेबल की बहुत सारी फॉर्मेटिंग है। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होने चाहिए, नंबर ऑफ रोज कितने होने चाहिए, फिर चीज़ें सेंटर अलाइन होनी चाहिए, राइट अलाइन होनी चाहिए, किस तरह से होनी चाहिए, वो अभी हम देखते हैं। एक सिंपल टेबल ऐड करते हैं, तो टेबल्स के साथ आप ज़्यादा खेलेंगे आगे भी। हो सकता है आपको बहुत लंबे टेबल्स की ज़रूरत हो, आपको बहुत शॉर्ट टेबल्स की ज़रूरत हो, तो उस फॉर्मेट में मैंने एक लॉन्ग टेबल की भी एग्जांपल गिवन है जो कि 3-4 पेजेस पे है, यानी एक ही टेबल है जो कि 2 या शायद कि 3 पेजेस पे जा रहा है। तो वो भी आप एग्जांपल देख सकते हैं कि आपने लॉन्ग टेबल्स को कैसे इंसर्ट करना है। ठीक है, सो अभी हम एक बेसिक टेबल से स्टार्ट करते हैं। जो बेसिक कमांड है टेबुलर का, लेट्स से डायरेक्ट यहीं से कर लेते हैं, /begin। सर वक्फा करते हैं, वक्फा करते हैं, नमाज का टाइम है सर। हाँ ये बात भी सही है आपकी। ये टाइम क्या हो रहा है, 2:35 है ना? यस सर, 2:35 है। चले ठीक है, मेरे ख्याल से भी 2:35 से फिर कब मिलना है हमने दोबारा? अशफाक वो भी आप बताएंगे। 3 से स्टार्ट करेंगे सर। चले ठीक है, हम 3 बजे से वापस सर स्टार्ट अगर करेंगे। क्लास खत्म हो रहा है तो फिर 3 तक खत्म कर दो, फिर खत्म हो जाएगा। मेरे ख्याल से हमें टेबल की एग्जांपल है, फिगर्स हैं, कमेंटिंग है वो हमने कर लिया है, रेफरेंसेस हम आज नहीं कर पाएंगे। मेरे ख्याल से सिर्फ ये 2 चीज़ें रहती हैं, टेबल और फिगर्स, उसके बाद हम वाइंड अप कर देते हैं। बस ठीक है सर, ये 2 करते हैं फिर ठीक है खत्म कर। सर ये मैट्रिक्स के लिए मैंने कमेंट में एक चीज़ अपलोड किया, आप वो चेक करो। यहाँ पे यस सर, लीजिए ये लेकिन वी मैट्रिक्स है ए बी एंड दिस, ठीक है, ये हम देख सकते हैं। तो मैंने भी ऐसे कोई चीज़ कॉपी की थी जो कि वहाँ पे एरर के साथ आ रही थी, बट ये मैंने जो यूज़ की थी वो इस तरह का सिंटेक्स नहीं था। ठीक है, जो कि अभी मैं भूल चुका हूँ, 4-5 तो सही चल रहा है। बट स्टिल वो मैं बता दूंगा आपको, एक स्लाइड बना के दे दूंगा कि आप इस तरह से वो ऐड कर सकते हैं। सही सर। ठीक, सो ये 2 सेक्शंस रहते हैं, टेबल और उसका फिगर्स का। उसके बाद रेफरेंसेस है वो हम बाद में करेंगे क्योंकि वो उसके लिए टाइम चाहिए। तो ये वाइंड अप करके फिर हम क्लास ख़त्म कर देते हैं। सो टेबल्स के लिए अगेन हम यहाँ पे मैं करना चाहता, बिगिन आप करेंगे। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप लिखेंगे टेबल है और टेबुलर है, लॉन्ग टेबल है, ये डिफरेंट इसके वर्जन्स हैं। मैं टेबुलर से स्टार्ट करूँगा। अब जैसे ही मैंने टेबुलर पे क्लिक किया, यहाँ पे कुछ चीज़ें आनी शुरू हो गई। ठीक है, पर ये खुद ही बना, ये जो पोर्शन है। बाकी को मैं थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ, पिक्चर क्लियर नज़र आए ये चीज़। तो ये मैंने अब लिख दिया, पर मैं दोबारा लिख देता हूँ /begin। ये जब मैं लिखता हूँ टेबुलर, तो ये खुद ही आ गया, मैंने सिर्फ टेबुलर से सिलेक्ट किया। अब यहाँ आपको कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक तो ये नज़र आ रहा है सी और सी, इसका मतलब ये यहाँ पे 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, 2 कॉलम्स हैं और बीच में इस लाइन का मतलब है कि उनके बीच में लाइन भी होगा। ठीक है,
सी का मतलब ये है, यहाँ पे हम 3 तरह की चीजें दे सकते हैं, या तो हम सी लिखेंगे, या तो हम एल लिख सकते हैं, या तो हम आर लिख सकते हैं। सो मैं लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल इधर सी लिख देता हूँ। मैं एक और कॉलम ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं लिखूंगा, इसको मैं आर लिख देता हूँ। तो अब इसका मतलब है यहाँ पे 3 कॉलम्स होंगे, ठीक है। एक ये कॉलम है, दूसरा ये कॉलम है, तीसरा ये कॉलम है। अब यहाँ पे आर और सी और एल का अपना अपना मतलब है। आर स्टैंड्स फॉर के इस कॉलम में जो भी चीजें होंगी वो राइट अलाइंड होंगी। सी स्टैंड्स फॉर सेंटर अलाइंड, कि बीच वाला जो कॉलम है उसमें जो भी हम टेक्स्ट लिखेंगे वो सेंट्रल अलाइंड होगा। और एल स्टैंड्स फॉर लेफ्ट अलाइंड, तो ये लेफ्ट अलाइंड होगा। तो पहली बात तो ये कि 3 कॉलम्स हैं। आर सी एल मैंने कर दिया, आप टोटल राइट करेंगे, आर करेंगे तो सारे राइट अलाइंड हो जाएंगे, आप सारे सी करेंगे तो सारे सेंट्रलाइज्ड हो जाएंगे, आप सारे एल करेंगे तो सारे लेफ्ट अलाइन हो जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे एंड का मतलब ये है कि ये कॉलम को डिवाइड करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए, जो दूसरा कॉलम है उसमें आ जाएगा बी। अब तीसरा कॉलम वहां पे तो मैंने ऐड कर दिया, लेकिन यहाँ पे ऐड नहीं किया, तो तीसरे कॉलम को ऐड करने के लिए मैं दोबारा एक एंड का सिंबल यूज करूंगा और उसमें मैं लिखूंगा सी, ठीक है। अब ये 3 कॉलम्स बन गए। उसके बाद जो डबल स्लैश है वो रो को डिवाइड करता है, ठीक है। डबल स्लैश का मतलब अब नेक्स्ट रो पे चले जाओ, तो नेक्स्ट रो में अब ये 3 वैल्यूज होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल पहली वैल्यू है A1, फिर एंड का मतलब अब मैं नेक्स्ट कॉलम में चला गया, उसकी वैल्यू है B1। अब मुझे थर्ड कॉलम में जाना चाहिए, मैं एंड डाल दूंगा, उसके बाद मैं लिखूंगा C1। ये है दूसरी रो। अगर मैंने थर्ड रो ऐड करनी है तो अगेन मैं स्लैशेस डाल दूंगा, मैं थर्ड रो में चला जाऊंगा। पहली वैल्यू है लेट्स से 2, दूसरी वैल्यू है 3, तीसरी वैल्यू है 4। इस तरह से मैं ऐड करता जाऊंगा, जितने मुझे कॉलम्स चाहिए मैं उतने ही स्लैशेस डालता जाऊंगा। फॉर एग्जांपल पहली वैल्यू है डबल ए, फिर दूसरे कॉलम की वैल्यू है डबल बी, तीसरे कॉलम की वैल्यू है डबल सी। तो इस तरह से मेरा टेबल डेवलप होता जाएगा। मैं इसको फिलहाल रन कर देता हूँ। आपने इन चीज़ों को देखना है। राइट का मतलब जो पहला कॉलम है उसकी वैल्यू सारी राइट अलाइंड होंगी, सी का मतलब सारी वैल्यूज मिडिल कॉलम की सेंट्रल अलाइंड होंगी, और एल का मतलब वो सारी लेफ्ट अलाइंड होंगी। इसको रन करते हैं। अच्छा, अगर आपकी कोड में कोई एरर वगैरह आता है तो आपको यहाँ पे इस लॉग जो आउटपुट फाइल्स है इसमें आपको शो होगा, ठीक है। अगर ये येलो होगा तो वो वार्निंग है, वो एरर नहीं है। अगर वो रेड होगा तो फिर वो एरर है। ये देखें, ये आपको टेबल नजर आ रहा है। एज शोन इन इक्वेशन 1 के बाद हमने एक टेबल स्टार्ट किया था जो कि उसमें ये चीज़ें आना है। तो यहाँ पे आपको इस लाइन की आर के बाद हमने एक लाइन यूज़ किया था, तो आर और यानी पहला कॉलम और यानी बीच वाला जो कॉलम है उसकी साइड्स पे आपको लाइन नज़र आ रही है, बाकी पे आपको लाइन नज़र नहीं आ रही, ठीक है। उसके लिए अगेन तरीका ये है कि आप यहाँ पे भी एक लाइन डाल देंगे तो अब यहाँ पे भी लाइन आ जाएगी, आप यहाँ पे भी लाइन डाल देंगे तो यहाँ पे भी लाइन आ जाएगी। पहले सिर्फ बीच में लाइन आ रही थी, ये आप देख लें। अब देखें ये लाइंस आनी शुरू हो गई, ठीक है। इसमें आप एक चीज देखें कि जो पहला कॉलम है उसकी वैल्यूज राइट की तरफ अलाइंड है, ये आप देख सकते हैं। जो बीच वाला कॉलम है वो सेंट्रल अलाइंड है, जो लास्ट कॉलम है उसकी जो वैल्यूज हैं वो लेफ्ट की तरफ अलाइंड है, ठीक है। ये आपको चीज यहाँ पे नजर आ रही है। दूसरा सर इसमें हम हॉरिजॉन्टल लाइन लगा सकते हैं? वो अभी उस पे आ रहा हूँ, उसको लगा सकते हैं, डेफिनेटली लगा सकते हैं। तो पहले तो हमने ये वाली लाइनिंग्स कंप्लीट कर दी, ठीक है। अब हमने हॉरिजॉन्टली वगैरह उस पे लाइन, अगर जैसे इसने क्वेश्चन किया है तो ये देखें, ये यहाँ पे बता भी रहा है। एंड का जो है ना वो स्प्लिट टेक्स्ट इनटू 2 कॉलम्स, ये कॉलम्स को डिवाइड करने के लिए। ये है एंड रो, और एच लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन है, ड्रॉ लाइन अंडर रो। रो के अंदर अगर आपने उसके नीचे अगर आपने कोई लाइन ड्रॉ करना है तो आप ये वाला कमांड यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे शायद एग्जांपल भी है, ये देखिए वो एग्जांपल भी है। तो इसके बाद आप लिखेंगे एच लाइन, तो अब ये जो पहली रो है उसके नीचे लाइन आ जाएगी। ये देखें उसके नीचे लाइन आ गई। तो ये चीज़ आपको बार बार नहीं करनी पड़ेगी, आप एक ही दफ़ा एक टेबल का फॉर्मेट बनाएंगे तो फिर उसी में सिर्फ आप एंट्रीज करेंगे, जो कि नीचे एक बहुत लंबी टेबल गिवन है। तो बार बार आपको वो चीज़ें फिर नहीं करेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे समझाना ज़रूरी था कि आप कॉलम्स कैसे
डिफाइन करते हैं, रोज कैसे डिफाइन करते हैं, ये चीजें किस तरह से डिफाइन करते हैं। हर रो के नीचे आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाल रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे ये हाइट कहाँ से आ रहा है, ये कुछ एरर्स भी हैं यहाँ पे। मिसप्लेस्ड लॉन्ग लाइन, ठीक है। सो इस तरह से आप जो है ना हॉरिजॉन्टल लाइंस वगैरह आप एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे भी हम एक ऐड कर देंगे। इसके नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं आया, वो हम शायद यहाँ पे डाल दें। हाँ, इसको हमने एंड नहीं किया। ठीक है, अब ये कंप्लीट हो गया। अब जैसे राना जो आपने क्वेश्चन किया था कि ये टेबल शुड भी इसको सेंटर में होना चाहिए, क्योंकि टेबल्स नॉर्मली सेंटर में होते हैं, तो ये फिलहाल राइट अलाइन नज़र आ रहा है। ठीक है, तो उसके लिए वो हम करते हैं सेंटरिंग। ठीक है, ये कमांड जब आप यूज़ करेंगे, इसके बाद जो भी चीज़ें आप लिखेंगे वो सेंटर में आ जाएंगी। आई थिंक इसको हमें ऊपर लिखना चाहिए। लेट्स सी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका टेबल जो है ना वो पेज के सेंटर में आ चुका है। सो इस तरह से आप टेबल्स को भी असाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे टेबल का कैप्शन होना चाहिए। नॉर्मली हर टेबल का कैप्शन होता है, जैसे फिगर्स वगैरह के कैप्शंस होते हैं, तो टेबल के भी कैप्शंस होने चाहिए। यहाँ पे इस फाइल में अगर मैं शो कर सकूँ, नीचे एक टेबल गिवन है, और ये जो यहाँ पे इस बिगिन के नीचे जो चीज़ें लिखी हुई वो सारी कमेंटेड है, वो रन नहीं हो रही। ठीक है, अगर आप जैसे ये हटा देंगे और नीचे एंड कमेंट हटा देंगे तो ये सारा रन हो जाएगा। वो आपको फिर मैं आखिर में दिखा भी दूंगा कि आपने किस तरह से इसमें वो करनी है। तो यहाँ पे देखिए एक टेबल है, बिगिन टेबल, एच सेंटर हुआ है, कैप्शन हुआ है, और ये चीज़ें दी हुई। ठीक है, लेबल भी आपने देना है। तो जैसे हमने इक्वेशंस में देखा था, एक इक्वेशन सिंपल था और एक स्टैटिक के साथ था। यहाँ पे टेबल्स को भी हम उसी तरह से कर सकते हैं। एक टेबल विद कैप्शन आता है, एक टेबल विदाउट कैप्शन आता है। यानी जो कैप्शन के साथ टेबल आएगा उसको आगे हम रेफर भी कर सकते हैं, यानी उसके रेफरेंस लेबल बना के उसको हम रेफर भी कर सकते हैं। तो उसके लिए जो वो है कमांड है दैट इज टेबल। अभी हमने जो यूज़ किया है दैट इज टेबुलर। ठीक है, तो मैं एज इट इज इस कोड को कॉपी करता हूँ, इसको मैं ऊपर डाल देता हूँ इसके नीचे। तो अब ये यहाँ पे इस वैल्यू का भी कोई मतलब है, वो भी अभी बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए इसका कैप्शन है माय फर्स्ट टेबल। ठीक है, सो इस वाले टेबल को फिलहाल मैं हटा रहा हूँ, मैं इसको रहने दे रहा हूँ। सेंटर में आ जाएगा एक टेबल, उसका कैप्शन आ जाएगा ये। फिर उसके बाद बिगिन टेबुलर, उसके 2 कॉलम्स हैं, दोनों सेंट्रलाइज्ड हैं। पहले में नाम है, दूसरे में CMS ID है, फिर अगले कॉलम में ABC एंड दिस एंड टेबुलर, और ये उसका लेबल है, टेबल माय लेबल। ये उसी तरह से जैसे हमने इक्वेशन में लेबल दिया था, एज इट इज हम यहाँ पर भी लेबल देंगे। तो ये जो लेबल का स्टेटमेंट है ये आपकी मर्जी है, जो आप मर्जी रखना चाहें, टेक्स्ट रखें, डिजिट रखें, नंबर रखें, व्हाटएवर जो भी आप रखेंगे। सो इसको आप कंपाइल करें। अब ये देखें, ये टेबल आ रहा है विद वो कैप्शन के साथ आ रहा है। ठीक है, नॉर्मली जो कैप्शन होता है वो टेबल के नीचे होता है, तो आप इसको यहां से हटा के नीचे ले आएंगे। के बाद फिगर्स और टेबल के जो कैप्शन है वो नीचे आते हैं, या शायद ऊपर आते हैं, आई डोंट नो, मेरे ख्याल से ऊपर आते हैं। खैर बहरहाल हम नीचे भी देख लेते हैं और ऊपर भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका जो कैप्शन है वो नीचे आ रहा है, वैसे ऊपर आता है, ये मैंने गलत किया, इसको नीचे लाके फिगर्स के नीचे आते हैं, टेबल्स के कैप्शन ऊपर आते हैं। सो इस तरह से आप जो है ना इन टेबल्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये सेंटर में भी है, वो भी है, नंबर वगैरह खुद आ जाएंगे क्योंकि पहले चैप्टर में आ रहा है। तो यहाँ पे आपको टेबल ऑफ
लिस्ट ऑफ टेबल्स में भी देखिए इसका नाम खुद ही नजर आ रहा है। लिस्ट ऑफ टेबल्स पहले टेबल है, पेज नंबर 2 पे है, ये उसका नंबर है, ये इसका कैप्शन है। सो हमने इसके साथ कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ वहाँ पे टेबल का कोड डाल दिया, उसमें एंट्रीज कर दी, ये नंबर वगैरह खुद आ रहे हैं इसके साथ, ठीक है। सो ये तो टेबल्स की कहानी है। एग्जैक्टली इसी तरह से फिगर्स की भी कहानी है। उसके लिए पहले आपको ग्राफिक्स का पैकेज यूज करना पड़ेगा। अच्छा सॉरी, इसमें एक चीज जो मैंने बतानी थी, ये एच का मतलब। सो यहाँ पे आप 3 चीजें लिख सकते हैं बाय डिफॉल्ट। एच का मतलब है हियर, यानी फॉर एग्जांपल आप पेज पे आप कुछ लिख रहे हैं, आप पेज के मिडिल से थोड़ा सा ऊपर हैं, वहां पे आप कोई टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप एच लिखेंगे। एच का मतलब हियर, वो टेबल वहीं पे आ जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे टी लिखेंगे तो टी का मतलब वो टॉप पे आ जाएगा, पेज के टॉप पे आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे बी लिखेंगे तो वो पेज के बॉटम पे आ जाएगा। ये 3 यहाँ पे इसके फ्लैग्स हैं। टी स्टैंड्स फॉर टॉप, यानी पेज के टॉप पे आ जाएगा। बी स्टैंड्स फॉर बॉटम, पेज के बॉटम पे आ जाएगा। और अगर आप एच लिखेंगे तो वो फिर उसी जगह पे आ जाएगा जहां पे आप टेबल इंसर्ट कर रहे हैं टेक्स्ट में, ठीक है। समटाइम्स ये होता है कि टेबल टेक्स्ट की वजह से या पेज साइज की वजह से एच, आज अगर आप एच करेंगे तो वो उसी जगह पे नहीं आ रहा होता। उसकी वजह ये है कि पेज पे साइज कम है और आपका जो टेबल है उसकी साइज ज्यादा है, तो वो ऑटोमेटिकली इसको नेक्स्ट पेज पे लेके जाता है। तो वहां पे फिर आपको एडजस्ट करना पड़ता है, टेक्स्ट को ऊपर नीचे करना पड़ता है ताकि फिर वो टेबल वहीं पे प्लेस हो जाए। अदरवाइज आप इसको बॉटम पे भी लेके जा सकते हैं, टॉप पे भी लेके जा सकते हैं और एच यूज करके उसी जगह पे भी फिक्स कर सकते हैं। इसी तरह से फिगर्स के लिए भी ये होगा और ये टेबल्स के लिए भी होगा। सो अभी लास्ट है फिगर्स हम किस तरह से ऐड करते हैं। अगेन उसके लिए हम बिगिन फिगर। अब जैसे ही मैंने एफ आई जी लिख दिया, मैं इसको कर देता हूँ, ये कोड खुद ही आ गया। इसमें एग्जैक्टली वही चीजें हैं जैसे टेबल्स के अंदर। यहाँ पे फिगर स्टार्ट हो रहा है, सेंटर हो रहा है, ठीक है। इंक्लूड ग्राफिक्स, इसमें हमें फिगर का नाम वगैरह बताना पड़ेगा। कैप्शन क्या है फिगर का, फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ माय फर्स्ट फिगर। फिर लेबल है उसका, जो भी आप लेकर, फॉर एग्जांपल मैं फिगर 1 इसको नाम देना चाहता हूँ, ये इसका लेबल है। अब यहाँ पे जो इंक्लूड ग्राफिक्स हैं, यहाँ पे हमें बताना पड़ेगा कि भाई कौन सा फिगर यहाँ पे आएगा, वो चीज़ हमें बतानी पड़ेगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास जो फिलहाल फिगर पड़ा हुआ है, यहाँ पे अगर मैं देख लूँ मेरे उस डेटाबेस में, ये cap.jpg के नाम से पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मैं एग्जैक्टली इस फिगर का नाम यहाँ पे यूज करूंगा। मैं लिखूंगा CAP डॉट, उसकी एक्सटेंशन भी बतानी पड़ेगी JPG। तो सॉरी यहाँ पे नहीं लिखा जा रहा, CAP.jpg। तो ये मैंने लिख दिया। अब ये फिगर यहाँ पे आ जाएगा। मैं रन करता हूँ इसको। सो cap.jpg शायद ब्यूटम्स का लोगो है, ये यहाँ पे अब आ जाएगा। ये देखें, पहला फिगर है माय फर्स्ट फिगर और फिगर का कैप्शन नीचे होगा, ठीक है। और ये फिगर उसका आ रहा है। अब फिगर का साइज आपने किस तरह से बताना है, यानी विड्थ कितनी होनी चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए। बाय डिफॉल्ट तो जो फिगर का साइज है वो वही मेंशन कर देता है। अगर आपने इसकी विड्थ वगैरह बढ़ानी हो या हाइट वगैरह बढ़ानी है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप हाइट और वो डिफाइन कर सकते हैं, इंक्लूड ग्राफिक्स। इसके बाद ये जो ब्रैकेट्स में आप लिखते हैं हाइट और विड्थ। सो नाम बताने से पहले आप मेंशन करेंगे विड्थ कितनी होनी चाहिए और हाइट कितनी होनी चाहिए, ठीक है। अब ये 3 इंचेस हैं तो ये एक स्क्वायर आपको इमेज नजर आएगी। फॉर एग्जांपल मैं इसको करता हूँ 5 इंच, यानी विड्थ 5 इंच हो इस फिगर की और हाइट जो है वो 3 इंच हो। तो ये बाय डिफॉल्ट हम नहीं रहे हैं, अब हम इसको छेड़ रहे हैं। तो ये देखें उसके इफेक्ट सब चेंज हो गए। विड्थ हमने बढ़ा दिए, हाइट हमने 3 इंच रखी है। तो ये इसके साइज के साथ भी हम इस तरह से खेल सकते हैं, फिगर्स के साइज के साथ। तो इसका कैप्शन आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये उधर टेबल ऑफ कंटेंट्स में भी अपडेट हो चुका होगा। लिस्ट ऑफ फिगर्स ये देखें, माय फर्स्ट फिगर पेज नंबर 3 पे आ रहा है। सो इस तरह से हम इमेजेस को भी ऐड कर सकते हैं। इसमें भी यहाँ पे जो फिगर है, फॉर एग्जांपल मैं इधर लिख देता हूँ T, तो अब ये पेज के टॉप पे आ जाएगा।
आई डोंट नो, ये टॉप पे शायद नहीं है। ये अभी भी सेंटर में है। आई एम नॉट श्योर ये काम क्यों नहीं कर रहा है यहाँ पे। ग्राफिक्स बी स्टैंड फॉर दिस। खैर ये जो बॉटम और हियर और टॉप वाला वो है, वो हम किसी स्टेज पे हमारे सामने आएगा। बहरहाल सिंटेक्स उसका यही है, ठीक है। एज इट इज आप सिंटेक्स लिखेंगे तो पेज के बॉटम वगैरह पे उसमें आ जाएंगे। या एक सेकंड में इसको टेक्स्ट के उसमें चेक कर लेता हूँ। यहाँ से मैं इसको कंट्रोल एक्स करके यहाँ पे डाल देता हूँ। हाँ अभी इसने काम किया है। तो ये देखिए मैं टॉप पे ले गया तो वो उसी पेज के टॉप पे आ रहा है। हालांकि मैंने यहाँ पे हेडिंग 2 के बाद ये जो आई वुड लाइक टू थैंक दिस लिखा हुआ है इसके नीचे लिखा था, लेकिन वो पेज के टॉप पे आ रहा है, ठीक है। सो इस तरह से आप फिगर्स को एडजस्ट कर सकते हैं। आप कहीं पे भी इसको प्लेस करना चाहते हैं तो ये टॉप बी और एच लिख के आप उसको फिक्स कर सकते हैं। सो आई होप यहाँ तक बात हो गई है। तो कमेंटिंग का ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि अगर अपने सिंगल लाइन को कमेंट करना है तो आप परसेंट साइन यूज़ करेंगे। अगर आपने पूरे मल्टीपल लाइंस को आपने वो करना है तो आप बिगिन कमेंट और एंड कमेंट करके बीच में जो भी चीज़ें आप उसको कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद सेक्शन है रेफरेंसिंग का, उसको हम जैब्रेक में करेंगे। तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो हम नेक्स्ट उसमें कर लेते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको टास्क वगैरह आसान कर देता हूँ कि आपने टास्क क्या प्रोवाइड करने हैं। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। सबसे पहले आप अपना लिटरेचर रिव्यू स्टार्ट करेंगे। यू आर एक्सपेक्टेड टू रिव्यू एंड डॉक्यूमेंट 5 पेपर्स एवरी वीक। ये फिर हम बाद में डिस्कस कर लेंगे कि हमने क्या क्या चीज़ें कहाँ से स्टार्ट लेना है। तो लेटेक में अभी हमारी सिर्फ एक चीज़ रह गई है, दैट इज़ रेफरेंसेस कि हम रेफरेंसेस को कैसे ऐड करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। उसके बाद हम फिर आते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स की तरफ कि हमने इसको स्टार्ट कैसे करना है। सो यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ लें, उसके बाद हम वाइंड अप करते हैं क्लास को। सर रीसाइज करना और एक सेकंड मैं सिर्फ द नॉकिंग हो रही, मैं वो देख लूँ। जी बताएं जी, कोई क्वेश्चन था प्लीज। सर मैं कह रहा था इमेज को अगर हमें रीसाइज करना हो लेकिन उसका रेशियो जो है डिस्टॉर्ट ना हो तो फिर उसके लिए कैसे करेंगे? रेशियो डिस्टॉर्ट हो सकता है क्योंकि जब आप उसके पिक्सेल्स वगैरह चेंज कर रहे हैं, साइज की वजह से उसके पिक्सेल्स बढ़ या कम हो रहे हैं तो वो चेंज हो सकता है। नहीं, जैसे इन केस मैं वर्ड में जैसे उसको जो है कॉर्नर से पकड़ के ड्रैग करता हूँ तो उसका रेशियो चेंज नहीं होता, उसका साइज बड़ा या छोटा हो जाता है। अच्छा, आप क्रॉप की बात कर रहे हैं? नहीं क्रॉप नहीं कर रहा मैं, उसको जो है रीसाइज कर रहा हूँ, मतलब बड़ा कर रहा हूँ या छोटा कर रहा हूँ, लेकिन उसका जो रेशियो था जितनी उसकी वो होता है लेंथ और विड्थ थी वो सेम रहती है। वो ये चीज़ मैंने चेक नहीं की वैसे। आई डोंट नो कि जो अभी हमने किया था कि विड्थ हमने बढ़ा दी थी या हाइट बढ़ा दी थी उससे रेशियो चेंज हुआ या नहीं हुआ।
बहरहाल ये चीज़ मैंने अभी तक इसमें ऑब्जर्व नहीं की है कि उसको हम किस तरह से टैकल करते हैं। और इन केस हम एक्सेल से कोई प्लॉट वगैरह इधर इंपोर्ट करना हो तो उसको हम पहले अलग से सेव करेंगे फिर इंपोर्ट करेंगे। एज ए इमेज आप उसको वो कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। सही। जी जी। एनी अदर क्वेश्चन? थैंक यू सर, गुड हो गया बस। ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट इसमें मिलते हैं रेफरेंसेस के साथ। जो अभी हमने चीज़ें की हैं वो आप इम्प्लीमेंट करें अपने डॉक्यूमेंट्स में। रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर की जाएगी, वो इसी एमएसटी में आप देख सकते हैं जो स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं। बाकी अटेंडेंस मुझे यहीं से नज़र आ जाएगी कि कौन प्रेजेंट है कौन एब्सेंट है। सर यूट्यूब पे भी अपलोड करो, हम वहीं से देखें। यूट्यूब पे शायद अपलोड ना हो, चले मैं ट्राई करता हूँ यूट्यूब पे अपलोड करने की। बहरहाल आप कोशिश करें यहीं से रीड कर लें, मैं कोशिश करता हूँ अब सर यूट्यूब ये पे भी। स्लाइड्स सर अगर ये मिल जाए सर, ये जो आपने अभी बनाया सर स्लाइड्स भी मैं शेयर कर दूंगा, स्लाइड्स भी मिल जाएंगे आपको इसी एमएस टीम पे। और जो वीडियो लेक्चर है वो भी मैं यूट्यूब पे कोशिश करता हूँ अपलोड कर दूँ, स्लाइड्स आपको मिल जाएंगे। स्लाइड्स। ठीक है, सही है। फिलहाल अल्लाह हाफिज़।